ये फाइनल हंटर एग्जाम है जहां सिर्फ सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स इकट्ठा होते हैं अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए। टू पास हर एग्जामिनी को 10 ऑर्क्स ढूंढकर मारने होंगे। एग्जाम जोन लिटरली एक भट्टी जैसा है। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स को सांस लेने में भी स्ट्रगल होता है और पसीना उनके चेहरे से बहते रहता है। लेकिन ये बंदा अलग है। जहां सब लोग मुश्किल से खड़े हैं वहां इसके चेहरे पर एक बूंद पसीना तक नहीं। पहले के टेस्ट्स उसकी स्ट्रेंथ को मेजर ही नहीं कर पाए। हर मैजिक स्फीयर उसके छूने की देर में ही फट जाता था। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है हर तरफ केओस मच जाता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं और खुद मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। जो खुद को एलीट बोलते हैं वो भी मुश्किल से कुछ ऑर्क्स मार पाते हैं। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के किल्स चुरा रहे होते हैं और फिर भी किसी का ध्यान ह्योंदाई पर नहीं जाता। पागलपन की स्पीड से मूव करते हुए वो अपना पहला ऑर्क ढूंढ लेता है और उसे बिल्कुल कीड़े की तरह कुचल देता है। सिर्फ पत्थरों को इतनी जोर से तोड़कर कि उनके टुकड़े ही ऑर्क को मार देते हैं। लेकिन एक एक करके ऑर्क्स का शिकार करना उसे जल्द ही बोरिंग लगने लगता है। तो इसके बदले हैन डाई सॉन्ग उनकी पूरी ट्राइब का पता लगाता है। जमीन के नीचे छुपकर सीधा उनके एम्बुश के बीच घुस जाता है और सबको ऐसे जला देता है जैसे कुछ था ही नहीं। बस इतनी सी बात थी। एग्जाम खत्म। इंस्ट्रक्टर्स डिसबिलीफ में खड़े रह जाते हैं। टेस्ट अभी प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुआ था और हैन डाई सन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में कभी किसी ने एग्जाम इतनी जल्दी क्लियर नहीं किया। इवन वो असैसिन जो एक टॉप क्लैन ने चुपके से उसे खत्म करने के लिए भेजा था, वो भी डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर एक्सट्रीम हीट में एक सिंपल एग्जाम उसके लिए क्या मतलब रखता है जो 80 साल लिटरल हेल में जी चुका हो। तुम समझो, जस्ट उस दिन से थोड़ा पहले जब हैन डाइसन मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला था, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना दिन गुजार रहा था। चलते हुए अचानक उसका पैर फिसल जाता है। कैसे उसकी सोल बॉडी से अलग हो जाती है और वो खुद को धीरे धीरे और गहरा डूबता हुआ महसूस करता है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो हेल में है। वो डर जाता है जब उसकी नजर खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स पर पड़ती है जो एक दूसरे से ब्रूटल फाइट में लॉक्ड होते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो हार जाता है उसे वहीं खा लिया जाता है। डाई संग किसी तरह छुपकर 10 दिन तक बिना खाए जिंदा रहता है। रुको, क्या ये मुमकिन भी है? इस जगह की सबसे अजीब बात यह थी, यहाँ दिन और रात का कोई साइकिल ही नहीं था। जब हमारा हीरो फाइनली टूटने की कगार पर पहुंच गया तो जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मॉन्स्टर्स के छोड़े हुए सड़े हुए कच्चे गोश्त को खाना। जितना भी घिन आता था लेकिन जिंदा रहने का यही तरीका था। धीरे धीरे वो अपने हार्श एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने लगा। अब वो उन मॉन्स्टर्स पर पलटकर वार करने लगा जो उसे शिकार समझते थे। जमीन से उठाए छोटे पत्थरों का यूज करके भी वो किसी तरह उन्हें भगाने लगता। कोई और ऑप्शन ना होने पर उसे जो मिलता उसी से टेम्पररी वेपन बनाकर लड़ना पड़ता। उसकी आंखों से आंसू गिरते जब उसे अपनी माँ याद आती और उस दर्द भरे पल में उसने कसम खाई कि वो डिस्पेयर के सामने कभी नहीं झुकेगा। दिन धुंधले होने लगे और एक वक्त आया जब उसने अपनी इंसानियत को अलविदा कहने का फैसला किया। वो बिल्कुल नीचे से शुरू करता है और अपने दम पर ऊपर चढ़ने लगता है। जो गोश्त पहले उसे घिन दिलाता था वो अब एक रेयर लग्जरी बन गया जिसे वो सर्वाइवल के लिए अप्रिशिएट करना सीख गया। एक दिन जब वो खा रहा था तो अचानक उसके सामने एक पैनल अपीयर होता है। उसमें दिखाया जाता है कि वो लेवल 3 तक पहुंच गया है। उस पल सब कुछ एक गेम जैसा लगने लगता है। 7 साल पल भर में बीत गए और वो लेवल 24 तक पहुंच गया। अब इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो उन क्रीचर्स को भी एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता जो कभी उसे डरावने लगते थे। 24 साल झेलने के बाद उसने ड्रैगन नाइट से मिले पत्थर से एक तलवार तक बना ली। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं, हल्का सा झोंका बनकर बहते रहता है। अपने 51 साल में डाइसोंग एक एल्डर ड्रैगन को मारकर एक इम्पॉसिबल लगने वाला काम कर देता है। 79 साल तक आते आते आखिर वो डीमन लॉर्ड तक पहुंच ही जाता है। वही क्रीचर जिसने उसे इस हेलिश एग्जिस्टेंस में घसीटा था। और सबसे जरूरी बात, बिना किसी परमिशन के वो डीमन लॉर्ड की लेयर की हिफाजत करने वाले बग्स को आराम से काट देता है। और गेटकीपर भी इस बुढ़े पर सरप्राइजिंगली यूथफुल लगने वाले प्रोटैगनिस्ट के सामने टिक नहीं पाता। वो गार्ड को धमकी देता है कि सीधा गेट खोल दे वरना उसकी लाश को यहाँ के मॉन्स्टर्स को खिला दिया जाएगा। लेकिन गार्ड इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता और थोड़ा रेजिस्ट करता है। इसे डीमन लॉर्ड की इज्जत पर पर्सनल अटैक समझकर वो पागलपन में रैम्पेज कर देता है। जब वो बकबक कर रहा होता है अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ उसके बॉडी के आर पार हो गया है। नीचे देखने पर उसके सीने में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। डाइसोंग बिल्कुल काम रहता है और बस इतना कहता है कि ये नॉइजी गार्ड उसे इरिटेट कर रहा है। तभी एक फ्लोटिंग स्केलेटन फायरबॉल जो शायद उसका पेट है पूछता है क्या उसे डर नहीं कि डीमन लॉर्ड अपने गार्ड की मौत का बदला लेगा और क्या वो सच में हेल पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन वो फायरबॉल की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे किसी स्टूपिड रूलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बताता है कि 80 साल हो गए जब से उसे यहाँ लाया गया और हर मॉन्स्टर जिसे वो मिला अपनी अलग कहानी और वजह के साथ रिमार्केबल था। इसीलिए वो डीमन लॉर्ड से मिलकर पूछना चाहता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। फायरबॉल को उसका तरीका थोड़ा फूलिश लगता है और कहता है शायद ज्यादा पोलाइट तरीका भी हो सकता था। वो सजेस्ट करता है कि उसे घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता
और कहता है कि बिना कंसेंट यहाँ लाकर जो दर्द दिया गया उसका जवाब वो वायलेंस से ही देगा। इतना कहकर वो अपनी तलवार पकड़कर डीमन लॉर्ड की तरफ चार्ज करता है और अचानक खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो घबरा जाता है, सोचता है क्या ये सब एक ड्रीम था, क्योंकि उसे अर्थ के ड्रीम्स आए हुए बहुत वक्त हो गया था। पास ही बच्चे खेल रहे होते हैं और वो समझता है कि अपने बॉडी से वो काफी वीक लगता है, अपने बॉडी को हिला नहीं पाता, तो खुद को समझाता है कि शायद ये ल्यूसिड ड्रीम है। तभी उसकी माँ दरवाजा खोलती है। अपने बेटे को 30 साल बाद जागते देखकर कांप जाती है, आंसुओं में टूटकर उसे जोर से गले लगा लेती है। लेकिन डायसोंग को यह सपना बचकाना लगता है और उसे इससे नफरत महसूस होती है। उसके सरप्राइज के लिए पता चलता है कि उसने सच में डीमन लॉर्ड को मार दिया था और हेल का एब्सोल्यूट रूलर बन गया था। जब उसका फायरबॉल कंपेनियन पूछता है अब क्या करेगा, तो एक मैसेज अपीयर होता है। पूछता है क्या वो अर्थ पर वापस जाना चाहता है। पूरे 80 साल वो बस इसी जगह से निकलना चाहता था। बिना एक पल वेस्ट किए वो ऑफर एक्सेप्ट करता है और तुरंत खुद को हॉस्पिटल में पाता है। 30 साल के कोमेटो स्टेट से जागने के बाद डॉक्टर उसके आई रिफ्लेक्सेस चेक करता है और उसकी माँ को पॉजिटिव सिग्नल देता है कि रिहैबिलिटेशन से वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। माँ के लिए ये ब्लेसिंग है, लेकिन डायसोंग के लिए ये कर्ज जैसा लगता है। 30 साल बेड पर वेस्ट करने के बाद इतनी वीक बॉडी में वापस जीना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। वो और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है, सोचता है क्या उसका हेल का पूरा सफर सिर्फ एक ड्रीम था। लोग उससे डरने लगते हैं जब वो एक साइकोटिक पेशेंट की तरह बिहेव करने लगता है। फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन में वो डॉक्टर को पास न आने की धमकी देता है, लेकिन जब डॉक्टर आगे बढ़ता है तो हमारा हीरो उसे एक जंगली जानवर की तरह काट लेता है। अपने बॉडी के साथ क्या हुआ ये जानने की जिद करता है। पूछता है क्या वो पैरालाइज्ड है या पॉइजन दिया गया है। अंदर ही अंदर दुआ करता है कि ये सब एक नाइटमेयर हो। अपनी मैडनेस में वो बेड से गिर जाता है, जिससे उसकी माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हेल में गुजारे 80 साल के लगातार स्ट्रगल को याद करता है और महसूस करता है जैसे सब बेकार चला गया। वहां के सबसे अंधेरे पलों में भी उसने कभी होप नहीं छोड़ी थी कि एक दिन निकल जाएगा, और अब वो वापस जाना चाहता है। स्टाफ तुरंत बुलाया जाता है। डायसोंग के दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड पर रोका जाता है। जैसे ही वो विंडो से बाहर झांकता है, उसे आसमान में एक बड़ा वर्म होल खुलता दिखाई देता है। कंफ्यूज्ड और डेस्परेट होकर वो अपनी किस्मत पर सवाल पूछता है, क्या हिल की जिंदगी सिर्फ कोमा में देखा गया एक सपना थी। जब वो शांत नहीं होता तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंजेक्शन देकर उसे सुला देता है। जब होश वापस आता है तो टीवी पर न्यूज चैनल चल रहा होता है, जो उसके डाउट्स कंफर्म करता है। जो सीन उसने देखा था वो सच में एक गेट था और एक हंटिंग टीम मॉन्स्टर्स को साफ करने के लिए भेजी गई है। टीम का लीडर एक आदमी को रिपोर्ट्स भेज रहा होता है जो उसे देखने आया है। वो आदमी उसे जागते देखकर शौक और खुशी दोनों महसूस करता है। अभी भी कंफ्यूज डायसोंग पूछता है कि वो कौन है, और एक पल में पहचान लेता है कि ये उसका दोस्त चन्हो है। चन्हो बताता है कि वो 10 साल से इसी स्टेट में था। वो समझाता है कि 10 साल पहले घर जाते वक्त वो अचानक बेहोश होकर गिर गया था और तब से इसी हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था। 10 साल सुनकर डायसोंग को कंफ्यूजन के साथ रिलीफ भी मिलता है। उसे लगा था 30 साल बीत गए। सबसे ज्यादा उसे इरिटेट ये बात करती है कि उसने हेल में 80 साल गुजारे। चन्हो बताता है कि उसकी माँ ने उसके हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए 3 जॉब्स की हैं। वो उसे एनकरेज करता है कि वो अपनी जिंदगी फिर से संभाले और बताता है कि उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी रेडी है। जब हमारा डीमन किंग अपनी माँ के साथ फ्रेश एयर लेने बाहर लाया जाता है तो उसे जिम्मेदारी का बोझ और अपनी ही बॉडी से गहरी नफरत महसूस होती है, जो खुद से हिल तक नहीं सकता। अचानक 2 आदमी आते हैं और उसकी माँ से उधार लिए पैसे मांगते हैं। वो माफी मांगकर सिर्फ 1 महीने का और वक्त मांगती है, लेकिन गुंडे बिल्कुल नहीं पिघलते। एक थक गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का देता है और धमकी देता है कि पैसा नहीं दिया तो बुरा होगा। उसकी माँ के आंसू बहने लगते हैं और वो विनती करती है कि उसके बेटे के सामने उसे जलील ना करे। उसकी आवाज डर और मजबूरी से कांप रही होती है, लेकिन ठग उसकी एक नहीं सुनता। आस्तीने चढ़ाकर वो बेचारी औरत को पीटना शुरू कर देता है। अपनी माँ की तकलीफ देखकर डेसोंग के अंदर एक भयानक गुस्सा भड़क उठता है, तो वो उन्हें बक्स कहकर गाली देने लगता है। जब गैंगस्टर्स में से एक उसकी स्लीव पकड़ता है तो उसकी माँ बेचैन होकर उसे माफी मांगने को कहती है। गुंडों से विनती करती है कि उसके बेटे को छोड़ दे और याद दिलाती है कि वो बस एक बच्चा है। डे झुकने से इनकार कर देता है और एक सख्त एक्सप्रेशन अपना लेता है। ठग हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद गैंगस्टर उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने पुराने बॉडी के लिए तड़पता है, तभी अचानक स्टेटस विंडो में एक अराइवल क्वेस्ट पॉपअप होता है। एक पल की भी देरी किए बिना वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ये समझकर कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं। स्टेटस विंडो ही उसका सहारा था, जिसने उसे हेल में अपने दम पर सर्वाइव करने दिया। जैसे ही वो क्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है, उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। क्वेस्ट की कंडीशंस स्टेटस विंडो के अंदर अनफोल्ड होती हैं। उसे 1 घंटे के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचना है और सक्सेस पर रिकवरी का एलिक्सर मिलने का प्रॉमिस होता है। डिटर्मिनेशन से भरा वो सोचता है क्या वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वापस पा सकता है, और सिर्फ 10 मीटर दूर एक रेड मार्कर देख लेता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है, फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ टारगेट की तरफ रेंगना शुरू कर देता है।
इतनी छोटी बात पर शिकायत करना उसे घिन दिलाता है। आखिर वो वही है जिसने हिल को जीत लिया है। कीड़े से भी धीरे रेंगते हुए सेंटीमीटर्स मीटर्स बन जाते हैं और मीटर्स एंडलेस किलोमीटर्स जैसे लगते हैं। इस स्पीड पर उसे डाउट होने लगता है कि वो टाइम पर पहुंच भी पाएगा या नहीं। फिर भी वो खुद को कंपोज्ड रखता है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से वो जानता है कि सिस्टम कभी इम्पॉसिबल टास्क असाइन नहीं करता। जैसे जैसे सेकंड्स बीतने लगते हैं, उसे अचानक एक लूप होल दिखता है। क्वेस्ट के टर्म्स याद करते ही उसे समझ आता है कि बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना जरूरी है, चाहे कैसे भी। हमारा रेंगता हुआ हीरो इरिटेट हो जाता है, ये समझकर कि सोल्यूशन शुरू से ही इतना ऑब्वियस था। अपने कमजोर हाथों से वो व्हीलचेयर की तरफ हाथ बढ़ाता है। धीरे धीरे मूव करता हुआ आखिर उसमें बैठ जाता है, लेकिन सिर्फ 35 सेकंड्स बचे होते हैं। बिना हिम्मत हारे वो व्हीलचेयर को पकड़कर खुद को आगे धकेलना शुरू करता है। उम्मीद न छोड़ते हुए वो आगे बढ़ता रहता है और सब ऑड्स के खिलाफ लास्ट सेकंड में लोकेशन तक पहुंच जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वो रिवॉर्ड पकड़कर तुरंत उसे पी लेता है। तुरंत एक राहत की लहर उसके बॉडी में दौड़ जाती है। उसका दर्द कम हो जाता है और छोटी सी ही सही उसकी पुरानी फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आने लगती है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही टाइम स्टॉप का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठग्स इधर उधर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देसोंग को ढूंढने लगते हैं, जो जैसे हवा में गायब हो गया हो। लेकिन सर्च शुरू करने से पहले ही पुलिस आ जाती है। शायद उन्होंने पूरा इंसिडेंट देख लिया था। कोई और ऑप्शन न देखकर ठग्स जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उस रात बाद में हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए डीमन लॉर्ड बार बार स्टेटस विंडो समन करने की कोशिश करता है, लेकिन सब एफर्ट्स बेकार जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि वो पहले कैसे खुली थी। बेचैन होकर वो क्वेस्ट और मिशंस जैसे कमांड्स ट्राई करता है, लेकिन आखिर में वो कोशिश छोड़ देता है। उसका दिमाग बस नए क्वेस्ट्स की जरूरत पर अटक जाता है। उम्मीद करता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ वापस लाने में मदद करेंगे, पहले कि ठग्स दोबारा आ जाएं। अचानक एक अजीब सी आवाज खामोशी तोड़ती है और वो खुद को एक जगह पर तैरता हुआ पाता है, जिसे पैंथियन कहा जाता है। शुरू में वो इसे बेकार सा ड्रीम समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं, उसे यहाँ किसी टास्क को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। बिना झिझके वो एक और क्वेस्ट मांगता है और एक पंचिंग बैग, या सही कहे तो पंचिंग मॉन्स्टर, उसके सामने मटेरियलाइज हो जाता है। वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करता है और टास्क कंप्लीट करते ही उसे एक रिवॉर्ड में मेमोरी चिप मिलता है। क्वेस्ट खत्म होते ही एक और आ जाता है। इस बार उसे 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। क्वेस्ट एक के बाद एक आते रहते हैं और हर कंप्लीट टास्क के साथ उसे एक और रिवॉर्ड मिलता है। पूरे 10 दिन तक वो लगातार पुश करता रहता है। क्वेस्ट के बाद क्वेस्ट कंप्लीट करता है, फिर भी सिर्फ ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन का 55% ही कंप्लीट कर पाता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि ये लो लेवल टास्क्स उसे बोर करने लगते हैं और आखिर वो एक प्रॉपर चैलेंज मांग लेता है। जवाब में सिस्टम उसे एक नया क्वेस्ट देता है, एक क्राइंग डीमन को मारने का। अचानक उसके सामने बिजली गिरती है और क्राइंग डीमन मटीरियलाइज हो जाता है। ये सो कॉल्ड डीमन याद करता है कैसे पहले इस ओपोनेंट से लड़ते वक्त वो मौत के कितने करीब आ गया था, और रीमैच का चांस मिलते ही एक्साइटमेंट से भर जाता है। थंडर से घिरा मॉन्स्टर एक बहरा कर देने वाली गरज निकालता है और फिरोशियस क्लॉ अटैक के साथ ड्यूअल शुरू करता है। देसोंग मुश्किल से टाइम पर डॉज करता है, ये जानते हुए कि एक भी स्ट्राइक उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। वो आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर आराम से उसे हटा देता है और वो जमीन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलता है जब वो खड़े होने की कोशिश करता है। क्राइंग डीमन के हाथों यूं उछाले जाने की बेइज्जती उसके प्राइड को चुभने लगती है। लड़ाई लंबी खिंच जाती है। देसोंग, जो एक डीमन लॉर्ड है जिसे विलन की तरह डरना चाहिए, उसे मजबूरी में बस डॉज करने का फ्रस्ट्रेटिंग गेम खेलना पड़ रहा होता है। लेकिन आखिर उसकी किस्मत साथ छोड़ देती है और डीमन उसे पकड़ लेता है, अपने पंजों में जोर से जकड़ लेता है। उस डेस्परेट मोमेंट में देसोंग को याद आता है कैसे उसने पहली बार में इस मॉन्स्टर को कुचल दिया था। वो लगभग भूल ही गया था कि वो सॉर्ड समन कर सकता है। बिना देर किए वो तलवार बुलाता है और एक तेज डिसाइसिव मूव में डीमन के लेफ्ट क्लॉ को काट देता है। बिना किसी रहम के देसोंग तुरंत डीमन को वापस उसी जगह भेज देता है जैसे वो बस एक कीड़ा हो। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वो खुद को वापस हॉस्पिटल रूम में पाता है। सुबह हो चुकी होती है। वो विंडो खोलता है जिसकी आवाज से उसकी मां जाग जाती है। नींद में ही वो पूछती है कौन खड़ा है, और फिर शॉक में जम जाती है जब देसोंग को देखकर उसका फिजिक एक बॉडी बिल्डर जैसा लगने लगता है। हॉस्पिटल स्टाफ जो उसकी रिहैबिलिटेशन के जिम्मेदार थे, वो सब स्पीचलेस रह जाते हैं। उनके हिसाब से उसकी रिकवरी में कम से कम 6 महीने लगने चाहिए थे। उनके लिए समझना मुश्किल है कि देसोंग ने सिर्फ 15 दिन में इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली। उसकी मां अभी भी परेशान होकर अपनी चिंता जाहिर करती है, लेकिन डॉक्टर प्यार से उसे तसल्ली देता है और कहता है डरने की कोई बात नहीं। इस दौरान देसोंग अपने क्वेस्ट के इफेक्ट्स महसूस करता है। कुछ स्ट्रेंथ वापस आती हुई महसूस होती है। वो स्ट्रेच करता है और रूम में इधर उधर देखता है जब तक उसकी नजर उसकी मां पर नहीं पड़ती, जो एक नर्स से बात कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो नर्स का शुक्रिया अदा करती है, और नर्स भी उसकी तकलीफ समझकर उसे तसल्ली देती है। ये देखकर देसोंग को समझ आता है कि पिछले 10 साल उसकी मां के लिए कितने मुश्किल रहे होंगे। उसका दिल भर आता है और मुट्ठी भींचकर वो चुपचाप कसम खाता है कि अब जब वो वापस आ गया है तो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो वॉशरूम की तरफ जाता है और चिल्लाता है पैंथियन,
तुरंत उसकी सोल पैंथियन में खींच ली जाती है। वहां पहुंचकर वो पूछता है क्या सिस्टम इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। सिस्टम हाँ में जवाब देता है और उसे रैंडम क्वेस्ट्स के लिए डिफिकल्टी लेवल चूज करने देता है। अपने डीमन लॉर्ड स्टेटस को याद करते हुए वो सीधा हेल डिफिकल्टी सिलेक्ट कर लेता है, जो सबसे हाईएस्ट और टफेस्ट टियर है। जवाब ने उसके सामने एक डार्क ऑर्ब मटेरियलाइज होता है। जैसे ही वो टूटता है, जो नजारा सामने आता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके सामने खड़ा होता है हेल का एब्सोल्यूट रूलर, एक एग्जैक्ट मिरर इमेज देसोंग की, लेकिन अपनी फुल स्ट्रेंथ में। देसोंग तलवार समन करता है और लड़ाई के एक्साइटमेंट से भर जाता है। बिना वक्त गवाए उसका रेप्लिका आगे झपटता है और एक फियर्स ओवरहेड अटैक करता है। वीकेंड देसोंग मुश्किल से उस ब्लो को ब्लॉक कर पाता है। प्रेशर महसूस करते हुए रेप्लिका लगातार हर एंगल से अटैक करते रहता है, देसोंग की डिफेंस में वीकनेस ढूंढने के लिए। अपने डॉपलगैंगर की शेयर पावर से दबकर वो समझ जाता है कि जितनी देर ये फाइट चलेगी उतना ही उसके खिलाफ जाएगी। अचानक रेप्लिका एक ओपनिंग पकड़ लेता है और देसोंग की तरफ हाथ घुसा देता है, उसे अरीना में दूर तक उड़ा देता है। भारी सांसें लेते हुए देसोंग बोलता है कि ये रेप्लिका अब असली जैसा लग रहा है। फिर भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उसके पास कोई ट्रिक हो। फ्लो बदलने के लिए वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लड न्यूट्रलाइजेशन, जो उसे अपने डबल के अटैक से इम्यून बना देता है। तलवार से काटने पर भी उसे कुछ महसूस नहीं होता और वो मोमेंटम पलटकर रेप्लिका का चेहरा जमीन पर दे मारता है। लेकिन ये एडवांटेज ज्यादा देर नहीं टिकता। हैरानी से वो देखता है कि रेप्लिका इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वो भी वही स्किल रखता है। लड़ाई दोबारा इंटेंस हो जाती है और जल्द ही देसोंग तलवार से घायल हो जाता है। दर्द उसे स्टेक्स याद दिलाता है। इसी दौरान एक क्लीनिंग लेडी वॉशरूम की तरफ आती है। अंदर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर दरवाजा खोलने को होती है। जैसे ही वो हैंडल पकड़ने वाली होती है, उसे अचानक अर्जेंट बेसिस पर 3rd फ्लोर पर बुलाया जाता है। वापस पैंथियन में देसोंग खुद को कॉर्नर्ड महसूस करता है। हारने का बोझ उसे दबाने लगता है और वो समझ जाता है कि अगर अब हार गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। डेस्परेशन में वो टाइट पलटने का तरीका ढूंढता है, चाहे उसके लिए लक ही क्यों ना हो। वो जल्दी से अपनी इन्वेंट्री खोलता है और एक न्यूट्रिशनल टॉनिक निकालता है, जो क्वेस्ट कंप्लीट करने पर मिला था। इस पोशन में 20% स्टैमिना वापस लाने की ताकत होती है। ये समझकर कि 5 बॉटल्स उसे 100% तक रिफिल कर सकती हैं, उसे एक छोटी सी उम्मीद मिलती है। लड़ाई के बीच वो रिस्क लेता है और एक बॉटल पी जाता है। रिजुविनेटिंग इफेक्ट तुरंत उसके बॉडी में दौड़ जाता है। अपने फेक डबल को इंटरप्ट करने पर भी हमारा हीरो बिना डरे सीधा मुक्का चला देता है, अपनी लो हेल्थ को इग्नोर करते हुए। एक ही पंच में अपने डबल को उड़ाकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। बिना वक्त गवाए वो 2 और टॉनिक्स निकालकर दोनों बॉटल्स एक साथ पी जाता है। उसका डबल हालांकि इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता और एक विशियस राउंड हाउस किक से उसे लगभग पकड़ ही लेता है। स्किलफुली अटैक डॉज करते हुए वो तीसरा टॉनिक पी लेता है। उन्हें रुकने का कोई मौका नहीं मिलता और दोनों इतनी तेज स्पीड से एक दूसरे पर वार करते हैं कि आंख फॉलो भी नहीं कर पाती। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट चौथा टॉनिक भी फिनिश कर लेता है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि इतना रिकवर करने के बाद भी वो अपनी डॉपलगैंगर को हरा नहीं पा रहा, जो बिना टाइम वेस्ट किए उसे चोक होल्ड में जकड़ लेता है। उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान फैल जाती है जब उसकी ब्लेड हमारे डीमन किंग की तरफ बढ़ती है। आखिरी ऑप्शन के रूप में हमारा बंदा एक 200 आई की प्लान एग्जीक्यूट करता है, जो पूरा गेम ही पलट देता है। उसके डबल के श्रेडेड एब्स ओरिजिनल की ब्लेड से छेद दिए जाते हैं और वो हैरान रह जाता है जब उसका अपना वेपन गायब होकर देसोंग की इन्वेंट्री में चला जाता है। एक चीकी सी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पहले के ओवर कॉन्फिडेंट डॉपलगैंगर पर हंसता है। उसे घुटनों पर गिरते देखकर वो लास्ट सेकंड विक्ट्री का मजा लेता है जो उसके गैम्बल ने दिलाई। हेल डिफिकल्टी क्वेस्ट कंप्लीट होते ही एक ब्लेजिंग ब्लू विंडो डिक्लेयर करता है कि यूजर ने 100% इंप्लीमेंटेशन रेट अचीव कर लिया है और उसका बॉडी अब अपनी पीक पर रिस्टोर हो चुका है। बोनस में उसे अर्थ पर हेल्थ सिस्टम यूज करने की एबिलिटी भी मिल जाती है। अचानक उसके हॉस्पिटल के कपड़े फट जाते हैं। उसके बैटल स्कार्ड बॉडी को देखते ही यादों का तूफान लौट आता है। हमारे डीमन किंग को हर वो दर्द याद दिलाता है जो उसे यहां तक ले आया। एक अजीब सा डेजा वू महसूस होता है। फिर भी जब वो सिस्टम को अर्थ पर वापस भेजने का ऑर्डर देता है तो एक पैनल आता है जो पूछता है क्या वो अनरेड मैसेजेस देखना चाहता है। यस सेलेक्ट करते ही मैसेजेस उसे मोनार्क बनने पर बधाई देते हैं। समझाया जाता है कि मोनार्क के चले जाने के बाद हेवनली बीइंग्स ने हेल का कंट्रोल ले लिया और डीमंस वहां फंस गए। इम्प्लीकेशन समझकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उस हेल पर हंस पड़ता है जिसने उसकी जिंदगी के 80 साल छीन लिए। अब उसी जगह को उसकी मदद चाहिए। ये सोचकर वो चीकी ग्रिन के साथ हेल के मोनार्क की तरह अपने सब्जेक्ट्स को मिडिल फिंगर दिखाकर उन्हें गाली देता है और बदले की संतुष्टि में सिस्टम को ऑर्डर देता है कि उसे पैंथियन से बाहर निकाले। हेल के मॉन्स्टर्स को शॉक में छोड़ते हुए जो समझ जाते हैं कि उनका फेट सील हो चुका है। वापस हॉस्पिटल में हमारा बंदा कैजुअली एक हाथ से इंसेन वर्टिकल पुशअप्स कर रहा होता है जब उसकी माँ और डॉक्टर उसे चुपचाप हैरानी से देख रहे होते हैं। शर्लॉक होम्स लेवल डिडक्शन स्किल्स लगाते हुए डॉक्टर कंक्लूड करता है कि देसोंग जाग चुका है,
लेकिन उसकी माँ अभी भी अपने बेटे के अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन पर यकीन नहीं कर पाती। डॉक्टर के तसल्ली देने के बाद भी वो उदासी में पूछती है कि ये सब कैसे हो सकता है। आखिर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि वो अवेकनर एसोसिएशन विजिट करे, जो उसका बेटा सुन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी माँ के साथ टैक्सी में होता है। डॉक्टर से हुई बात याद करते हुए वो सोचता है कि उसकी मॉम उससे क्या छुपा रही है। इस कंफ्यूजन में वो विंडो के बाहर देखते हुए सोचता है कि जब वो कोमा में था तब अर्थ पर क्या क्या हुआ। हर तरफ बदलाव महसूस होता है। घर पहुंचने पर उसकी मॉम कहती है वो जल्दी वापस आएंगी और निकल जाती हैं। घर में एंटर करते ही वो हैरान हो जाता है जब एक कॉटन कैंडी हेयर वाली लड़की ड्रॉर से पैसे निकाल रही होती है। वो अपना दिमाग जोर से लगाता है याद करने के लिए कि ये मिस्टीरियस लड़की कौन हो सकती है। तभी उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ देती है। वो बताती है कि ये हान जीसू है, उसकी बहन। ये बात समझते ही उसे एहसास होता है कि जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था वो उसकी अपनी सिबलिंग है। अपनी ब्रैटी बेटी को फिर से पैसे लेते देखकर उनकी मॉम इरिटेट हो जाती है। जीसू उसे इग्नोर करती है और निकलने लगती है। इधर हमारा बड़ा भाई अभी भी शॉक में होता है कि वो अपनी ही बहन को पहचान नहीं पाया। जब वो उसके पास से गुजरती है तो वो कड़वाहट के साथ उसे याद दिलाती है कि पिछले 10 साल उसकी माँ और उसके लिए हेल जैसा रहा है। डी-सॉन्ग उदासी से नीचे देखने लगता है। उसे अफसोस होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ही वो निकलने लगती है उनकी मॉम पूछती है, कम से कम बता तो जा कहाँ जा रही है। तभी एक तेज आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। डेट कलेक्टर्स फिर से आ गए होते हैं। वो धमकी देते हैं कि 3 तक गिनती में दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देंगे। सब चुप हो जाते हैं, लेकिन हमारा लड़का गुस्से से जल रहा होता है, बदले के लिए तैयार। बाहर वेट करते करते तंग आकर सिल्वर सूट वाला आदमी दरवाजा लात मारकर किक करता है। माँ अपनी बेटी से अंदर आने को कहती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती। सिल्वर सूट अपने साथी थक से पूछता है, क्या दरवाजा तोड़ दें? उनके सरप्राइज के लिए जीसू बाहर आकर कंप्लेन करती है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रहे हैं। कुछ पल के लिए स्पीचलेस होकर सिल्वर सूट समझ जाता है कि ये बेटी ही है। मौका पकड़कर वो गुस्से में घर के अंदर घुस जाता है, जबकि उसका अगली लेचरस पार्टनर जीसू को घूरता रहता है। उनकी माँ कांपते हुए अपने पर्स से पैसे निकालकर बार बार माफी मांगती है, लेकिन अगले ही पल पैसे हवा में उड़ जाते हैं। जब सिल्वर सूट छोटी सी अमाउंट देखकर गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मारता है, कमजोर औरत जमीन पर गिर जाती है। अपनी माँ को यूं ट्रीट होते देखकर हमारा हीरो गुस्से से भरकर एक ही पंच में सिल्वर सूट को हवा में उड़ा देता है। मोटा और अगली थग समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है, जबकि पहले एरोगेंट सिल्वर सूट अब अपने डैडी को रोकर कंप्लेन कर रहा होता है। थग शॉक में खड़ा रह जाता है जब हमारा डीमन किंग दोनों का शुक्रिया करता है कि वो सीधा उसके पास आ गए। छोटी सी टॉन्ट के बाद वो थग को जबड़े से पकड़ लेता है और अपनी माँ के लिए उसे अच्छी तरह पीटने की तैयारी करता है। वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है, न 5 न 10 बल्कि 100 बार, जब तक वो ब्रूट दर्द में गिर नहीं जाता। पिटा हुआ और खून से भीगा थग एक वुडन चेयर देख लेता है। आखिरी कोशिश में वो इससे पकड़कर हमारे लड़के पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोटल बैडआस की तरह हमारा बंदा सीधा चेयर के आर पार पंच मार देता है। थग को दीवार से टकराकर उसके पार्टनर के पास गिरा देता है। घबराकर सिल्वर सूट वाला आदमी डैगर निकालता है और हमारे लड़के का मजाक उड़ाता है। बिना डरे हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी कलाई पकड़कर प्लेडो की तरह मोड़ देता है, अपनी माँ पर हाथ उठाने का बदला लेते हुए। आदमी दर्द से चीखने लगता है। अपना बेकार हो चुका हाथ पकड़कर उगली फैट थग उसे वार्न करता है कि वो बच नहीं पाएगा। इन दोनों से भी ज्यादा सैवेज हमारा डीमन किंग एक सिंपल सोल्यूशन बताता है, कोई गवाह न छोड़ो। जैसे ही वो थग को खत्म करने वाला होता है, अपनी माँ की चीख सुनकर जम जाता है। वो उसे रुकने की भीख मांगती है और दोनों डेट कलेक्टर्स आंसुओं में भागते हुए घर से निकल जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए अपनी कार तक पहुंचते हैं और शौक में बात करते हैं कि एक हॉस्पिटलाइज्ड लड़का 10 साल कोमा में रहने के बाद इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। अपनी जॉब फेल होने के डर से सिल्वर सूट वाला घबरा कर पूछता है, अब क्या करे? जख्मों को संभालते हुए मोटा आदमी बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वर सूट उसे रोक देता है क्योंकि उसने अभी अभी डी-सॉन्ग की बहन को देख लिया है। वापस घर पर मॉम बताती है कि जब वो गिरा था तो उसे घर और स्टोर बेचना पड़ा। वो आगे बताती हैं कि जब सेविंग्स खत्म हो गईं तो उसे 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ा। ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़कर इतना हो गया कि वो चुकाना नामुमकिन सा हो गया। जीसू के बारे में जानने पर हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि उसे स्कूल छोड़कर रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा ताकि कर्ज चुका सके। आंखों में आंसू लेकर उसकी माँ बताती है कि जीसू दिन रात मेहनत करती रही सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए। डी-सॉन्ग अपने दांत भींच लेता है और अफसोस करता है कि उसे स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी मॉम फिर बताती हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी जीसू उतना नहीं कमा पा रही थी और पिछले कुछ महीनों से वो कहीं अनजान जगह जा रही हैं। अपने परिवार को यूं तकलीफ में देखकर हमारा लड़का चाहता है कि काश उसे मरने दिया होता, लेकिन उसकी माँ प्यार से उसे तसल्ली देती है। गंभीर खामोशी को एक फोन कॉल तोड़ देती है। जैसे ही पता चलता है कि डेट कलेक्टर का कॉल है, हमारा लड़का कहता है फोन दे दो। फ्रस्ट्रेशन में वो उनका मजाक उड़ाता है
लेकिन बुरी खबर सुनते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है उसकी बहन पर, जो बंधी हुई और डक्ट टेप में है। अगली थग कॉल पर बात करते हुए उसका सिर पकड़े रहता है और धमकी देता है कि 24 घंटे में 100 मिलियन ला, वरना उसकी बहन ठीक नहीं रहेगी। गुस्से में हमारा लड़का फोन कसकर पकड़ लेता है। जब मॉम पूछती है क्या हुआ, तो वो बस कहता है थोड़ी देर में वापस आऊंगा। उसकी माँ उसे किसी को हर्ट या किल ना करने की वार्निंग देती है। कहती है अगर ऐसा किया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मोनाक जानता है कि उन्हें मारने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, हेल की तरह नहीं। जैसे ही वो हेल शब्द बोलता है, एक फायरी पैनल अपीयर होता है। अपनी माँ को तसल्ली देते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बेसिक स्किल लेने का ऑफर एक्सेप्ट करता है। 4 ऑप्शंस मिलते हैं। वो सोचता है कौन सा बेस्ट होगा, लेकिन आखिर में कंक्लूड करता है कि कोई भी खास नहीं। इस दौरान गैंगस्टर्स उसकी रोती हुई बहन को ले जा रहे होते हैं। एलिवेटर में चढ़ते वक्त अगली थग उसे याद दिलाता है कि वो एक हॉस्टेज है। अचानक स्पार्क्स निकलते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। एलिवेटर रुक जाता है। अपने पैर के पास स्पार्क्स देखकर मोटा आदमी घबरा जाता है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट मैजिक की तरह वहां अपीयर हो जाता है, वो सार्कास्टिकली कहता है कि वो पैसे देने आया है। पता चलता है हमारे हीरो ने शैडो रेत स्किल चुनी थी, जो टारगेट का ब्लड मिलने पर उसकी शेप लेने वाली रेत समन कर सकती है। अब जब उसने टारगेट लोकेट कर लिया तो रेत सिल्वर सूट वाले का सिर मेटालिक वॉल से दे मारती है। इधर अगली आदमी पैनिक कर जाता है, ये समझकर कि डी सॉन्ग शुरू से हिडन अवेकनर था। उसकी बहन भी शॉक में आ जाती है, लेकिन रेत अनजान बनकर एक्ट करता है। जैसे ही एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं, मोटा आदमी बाहर लड़खड़ाते हुए निकलकर गैंग मेंबर्स को बताता है कि एक अवेकनर घुसाया है। लेकिन वो और बोल पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन पर एक तेज स्ट्राइक पड़ती है और वो जोर की आवाज के साथ गिर जाता है। अपने एरिया में इंसल्ट होने पर गैंगस्टर्स अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। रेत उनका खौफनाक स्वागत करता है और पहला बंदा अटैक करने आता है, लेकिन तुरंत उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर एक किक से उसे बेहोश कर दिया जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिक डाइसोंग पूरे मॉब में तबाही मचा देता है। आखिर में सिर्फ एक बंदा बचता है। वो जीसू के पास जाकर चेक करता है कि वो ठीक है। वो जल्दी से उसकी रस्सी और टेप हटा देता है और उसे घर जाने को कहता है, लेकिन वो अपने प्यारे भाई के लिए चिंता जताती है। एक ठंडी ऑरा के साथ वो उसे यकीन दिलाता है कि अपना काम खत्म करने के बाद वो उससे मिलने आएगा। तो जैसे ही एलिवेटर का डोर उस पर बंद होता है, रेत एक और पिटाई के लिए तैयार हो जाता है। दर्द भरी कराहें कॉरिडोर्स में गूंजने लगती हैं, जहां सिर्फ बेहोश पड़े हुए बॉडीज दिखते हैं। लगता है हमारा हीरो सीढ़ियां चढ़ते हुए एक एक फ्लोर क्लियर करता जा रहा है। जैसे ही वो एक और ग्रुप के पास पहुंचता है जो आराम से स्मोक एंजॉय कर रहे होते हैं, वो मजाक में बोलता है कि सब इतने वीक हैं कि चैलेंज ना मिलना ही उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इंसल्ट से चिढ़कर पहले के सब गैंगस्टर्स की तरह ये भी पूरी तरह से तबाह कर दिए जाते हैं। उनमें से एक अपने बॉस को कॉल करता है, एक आदमी जिसके पूरे जायंट मसल्स पर टैटूज फैले हुए हैं। वो फोन उठाता है और अपने आदमी को डांटता है, याद दिलाता है कि जब वो सोना में रिलैक्स कर रहा हो तो कभी कॉल ना करे। लेकिन घबराए हुए गैंगस्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि वो जल्दी आए। उसे बुलाया जाना बॉस को और गुस्सा दिलाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अंडरलिंग को पिटते हुए सुनता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। अपनी सीट से उठकर वो गुस्से में अपनी जायंट फिस्ट कस लेता है और फ्रस्ट्रेशन में फोन तोड़ देता है। बात ही वेस्ट हो गई। इधर गैंग के हेडक्वार्टर्स में जमीन पर खून से भरी बॉडीज पड़ी होती हैं। शैडो रेत एक और मेंबर के पास जाता है जो भीख मांगता है कि उसे भी वही फेट ना मिले, लेकिन अचानक एक दीवार फटकर उड़ जाती है। हैरान इलेक्ट्रिक डोंग मुड़कर देखता है तो एक जायंट आदमी उसका चेहरा पकड़कर सीधा उसका सिर जमीन में दे मारता है। बॉस गुस्से में डोंग के किए गए मेस पर चिल्लाता है। इस दौरान हमारा हीरो सोचता है कि उसकी माँ और बहन उसकी पावर से ज्यादा हैरान भी नहीं हुई। ये समझकर कि उस जैसे और लोग भी मौजूद हैं, उसकी शैडो रेत पावर्स उसे सेफली रिट्रीट करने देती हैं। बॉस हैरान हो जाता है जब वही बंदा उसके सामने खड़ा अपने कपड़े झाड़ता हुआ दिखाई देता है, जो अकेला ही इतना केओस कर रहा था। शैडो रेत पूछता है क्या बॉस भी एक अवेकनर है। बॉस गर्व से मुस्कुराता है और वादा करता है कि वो हमारे लड़के को हेल भेजेगा। ये जाना पहचाना शब्द सुनते ही हमारा हीरो उस मस्कुलर मॉन्स्टर की तरफ आंखें तीखी कर लेता है, जिसके कपड़े उसके फिजिकल एनहांसमेंट से फट जाते हैं। हमेशा की तरह उसके साइज की परवाह किए बिना हमारा हीरो सीधा बॉस के चेहरे पर पंच मार देता है और उस जाइंट वीकलिंग का मजाक उड़ाता है। दीवार में धंसा हुआ बॉस कहता है कि वो इतनी आसानी से हारा नहीं और गुस्से में उठकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन तुरंत उसके चिजल चेहरे पर एक किक पड़ती है और वो फिर दब जाता है। लगातार किक्स की बारिश के साथ हमारा बंदा उसे पीटते हुए समझाता है कि असली हेल्प क्या होता है और कितनी मिजरी देता है। इस बीच जायंट आदमी बस बचने के बारे में सोचता है और टाइम आउट मांगता है। अपनी टूटी हुई हिम्मत के साथ वो पैसे और जो कुछ भी उसके पास है सब देने की ऑफर करता है, अपनी बेकार सी जिंदगी बचाने के बदले। पैसे की बात सुनते ही हमारे लड़के की इंटरेस्ट जाग जाती है। वो बॉस से गैंग के सेफ के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट को क्लोजेट में रखे सेफ की तरफ पॉइंट करके बॉस रोते हुए छोटी लड़की की तरह भाग जाता है और पार्किंग में अपनी व्हाइट कार तक पहुंच जाता है।
खुद को सेफ समझकर वो बकबक करता है कि वो हमारे लड़के का शिकार करेगा, लेकिन उसका दुश्मन पीछे से आकर धीरे से कहता है कि वो सेफ का पासवर्ड पूछना भूल गया। बॉस डर से पागल होने लगता है। तब भी शैडो रेथ उसे आखिरी बार टॉर्मेंट करता है, कहता है कि वो उसे कभी भी कहीं भी मिल सकता है। बाद में एक पोर्टल से जादुई तरीके से पैसे गिरते हैं जो टोटल 500 मिलियन से ज्यादा होते हैं। हमारा हीरो लालची गॉब्लिन की तरह मुस्कुराता है, सोचता है इन पैसे से कितनी चीजें और अपार्टमेंट्स खरीद सकता है। वो एक मॉल में जाता है और एक नया लॉन्च हुआ फोल्डिंग फोन देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। शॉपकीपर बताता है कि उसकी प्राइस 2.99 मिलियन है। क्यूरियोसिटी से वो एक और मॉडल चेक करता है जो सैमसंग Z Flip जैसा लगता है। शॉपकीपर परचेज आसान करने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान सजेस्ट करता है, लेकिन डाइसंग बिना सोचे समझे 5 मिलियन काउंटर पर पटक देता है और दोनों मॉडल सीधा खरीद लेता है। शॉपकीपर थोड़ी शक भरी नजर से पैसे ले लेता है, जैसे उसने किसी को ठगा हो या ज्यादा चार्ज किया हो। हमारा डेविल घर आता है और कैजुअली अपनी शॉपिंग रख देता है। जब उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, वो कहता है उसे बाहर जाना है। वो पूछ भी नहीं पाती कि कहाँ जा रहा है कि वो गायब हो जाता है। असल में उसके दोस्त ने डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुलाया होता है। चन हो उसके ट्रांसफॉर्मेशन से विजिबली हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन में उसका फिजिक बहुत बदल चुका है। दोनों ड्रिंक शेयर करते हुए खाना शुरू करते हैं। चन हो बात छेड़ता है और डेसंग से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है, याद दिलाता है कि अब वो केयर फ्री स्कूल किड्स नहीं रहे। लेकिन डेसंग बात को मोड़ देता है और पूछता है 500 मिलियन में कितने अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। चन हो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, क्या डोंग के पास सच में इतना पैसा है? फिर तुरंत इन्फ्लेशन की बात करने लगता है। वो बताता है कि इतनी अमाउंट बस सिटी के बाहर एक छोटे अपार्टमेंट की लीज के लिए ही मुश्किल से काफी होगी। ये सुनकर डीमन लॉर्ड परेशान हो जाता है और घबरा कर पूछता है सिटी में प्लेस खरीदने के लिए कितना चाहिए। चन हो बताता है कम से कम 2 बिलियन। फिर उसे रिलैक्स करने को कहता है, याद दिलाता है कि जब से वो कोमा में गया था तब से दुनिया बहुत बदल गई है। बात को आगे बढ़ाते हुए चन हो सीधा पूछ लेता है, क्या डेसंग अवेकनर है? डेसंग जवाब देता है कि ये कंफर्म करने से पहले उसे समझना होगा कि अवेकनर का मतलब क्या है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त चन हो सब समझाता है। वो बिल्कुल शुरू से बताता है कि डेसंग के कोमा में जाने के थोड़े टाइम बाद ही मिस्टीरियस पोर्टल्स जिसे गेट्स कहा गया हर जगह अपीयर होने लगे। शुरू में उन्हें छोटा थ्रेट समझा गया और कंट्रोल में रखा गया, लेकिन बाद में सब बदल गया जब मॉन्स्टर्स गेट से निकलकर अर्थ पर फैलने लगे, जिसे गेट फ्रैक्चर कहा गया। इन मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा दी और किसी को नहीं बख्शा। इंसानों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही पता चला कि उनके मैन मेड वेपन्स इन क्रीचर्स पर बिल्कुल काम नहीं करते। डेसन क्यूरियोसिटी में पूछता है, क्या गन्स या कैनन्स भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकते? चन हो कंफर्म करता है कि नॉर्मल वेपन्स बिल्कुल बेकार थे। वो आगे बताता है कि वक्त के साथ एक नया वेपन डिस्कवर हुआ, स्पेशल ऑरा वेपन्स, जो मॉन्स्टर्स के बाई प्रोडक्ट से बने थे और उन पर इफेक्टिव थे। जो लोग उन्हें यूज कर सकते थे उन्हें अवेकनर कहा गया। वो हीरोज जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नियर एक्सटिंक्शन के वक्त फ्रंट पर खड़े रहे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बिल्कुल सच साबित हुआ जब मैनकाइंड ने सर्वाइव करने के लिए अडैप्ट किया। इंप्रेस करने के लिए डीमन लॉर्ड अपना कटिंग एज फोल्डेबल फोन निकालकर चन हो को दिखाता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है जब पता चलता है कि ऐसे फोन्स अब फ्री में दिए जा रहे हैं। उसे समझ आता है कि वो ठग लिया गया। शर्मिंदगी में वो चुप हो जाता है और अपने दोस्त को नहीं बताता कि उसने कितने पैसे दिए। चन हो बात को वापस अवेकनेस पर ले आता है और बताता है कि चाहे ऑरा वेपन ना भी यूज करे, इंसान ऑरा से अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकता है। वो ये भी कहता है कि उसने सिर्फ डेसन का इम्प्रूव फिजिक ही नहीं, बल्कि ये भी सुना है कि उसने एक नोटोरियस थग ग्रुप को डरा दिया। डेसन हल्का ब्लफ करते हुए चन्हो से पूछता है, अगर वो अवेकनर ना होता तो क्या चन्हो उससे पैसे देता और ऐसे ही बिहेव करता? अपनी दोस्ती का फायदा उठाने की नीयत सटली दिखाते हुए चन्हो का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन उनका झगड़ा बढ़ने से पहले ही उनके ऊपर अचानक एक गेट फ्रैक्चर हो जाता है और मॉन्स्टर्स उनके बीच करने लगते हैं। मॉन्स्टर्स अपने वुडन वेपन्स जमीन पर पटकते हैं और जमीन भूकंप की तरह कांपने लगती है। उनकी पावर से आसपास के लोग डर से कांपने लगते हैं। डेसंग इन मॉन्स्टर्स को पहचान नहीं पाता। ये उन मॉन्स्टर्स से अलग लगते हैं जो उसने हेल में देखे थे। बिना टाइम वेस्ट किए डेसंग अपना पैर जमीन पर पटकता है, रोड का एक टुकड़ा तोड़कर मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, लेकिन डेब्री लगने से पहले एक चमकता शील्ड अपीयर होकर अटैक रोक देता है। चन्हो जल्दी से याद दिलाता है कि ऐसे वेपन्स इन क्रीचर्स पर काम नहीं करते। जैसे ही एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है, चन्हो आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन खून छिटकने की आवाज सुनकर वो आंखें खोलता है और देखता है मॉन्स्टर का सिर कटा हुआ है और डेसंग सीधा खड़ा है। उसने सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से साबित कर दिया कि बेयर हैंड से भी इन्हें मारा जा सकता है। चन्हो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जब वो डेसंग को आराम से पूरे ग्रुप के मॉन्स्टर्स को गिराते देखता है तो सोचने लगता है शायद उसका दोस्त बी क्लास तक अवेकंड हो गया है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि अब सोचने का वक्त नहीं। वो लोगों की सेफ्टी पर फोकस करता है। पैनिक में भरे लोगों को वो जोर से आवाज देकर फॉलो करने को कहता है, अश्योर करता है कि सीवर सिस्टम से सेफ जगह ले जा सकता है। जैसे ही लोग रिएक्ट करने लगते हैं, वो खुद को मॉन्स्टर से घिरते हुए पाते हैं। एक छोटी लड़की डर के मारे रो पड़ती है।
और जैसे ही उस पर अटैक होने वाला होता है, चन्हो तुरंत कूदकर उसकी जान बचा लेता है। मौका देखकर डेसंग आगे बढ़कर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। स्मर्किंग करते हुए चन्हो का मजाक उड़ाता है कि वो उसके रास्ते में आ गया और उसे कहीं छुपने को कहता है। याद दिलाता है कि वो अभी भी ओपन में एक्सपोज्ड है। लीड लेते हुए चन्हो जल्दी से लोगों को सेफ जगह इवैक्यूएट करने लगता है। इस दौरान एक यंग व्लॉगर मौका देखकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है, जहां डेसंग अकेला मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। पब्लिक लाइव स्ट्रीम देखकर उसकी ब्रेवरी के लिए चीयर करने लगती है। अचानक व्लॉगर चीखकर डेसंग को पीछे देखने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। डीमन लॉर्ड को एक मॉन्स्टर सीधा गाड़ी से टकरा देता है और इम्पैक्ट का झटका पूरे केओस में गूंज उठता है। व्लॉगर जो मुस्कुराता हुआ हंस रहा होता है, बस अपने कंटेंट और व्यूज पर फोकस रखता है, ये जानते हुए कि एक हीरो को पटकता हुआ दिखाना जबरदस्त फुटेज बनेगा जो पक्का अटेंशन खींच लेगा। इस बीच भीड़ सीवर में घुसकर बच निकलती है। चैन हो छोटी लड़की को उसकी मां से मिलवाता है, जो उसे जोर से गले लगाकर आंसुओं के साथ माफी मांगती है कि वो अलग हो गई थी। एक आदमी चैन हो से पूछता है क्या वो वापस जाएगा, और वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे, क्योंकि उसका दोस्त अभी भी वहां मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सीन वापस डाइसोंग पर आता है, जो मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। उनमें से एक स्मर्क के साथ अटैक करने को तैयार होता है और व्लॉगर बच्चा आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है हीरो खत्म हो गया, लेकिन व्लॉगर्स और मॉन्स्टर्स दोनों की हैरानी के लिए डाइसोंग फुर्ती से अटैक डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर से कहता है कि उसने अनजाने में उसकी थोड़ी सी माना वापस लौटा दी, इसके लिए शुक्रिया, और बदले में उसे एक पेनलेस डेथ ऑफर करता है। उसकी आवाज शांत और अथॉरिटी से भरी होती है। डीमन लॉर्ड बिना रहम के मॉन्स्टर से लड़ता है और प्रिसिजन के साथ उन्हें खत्म करता है। इस दौरान लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स कमेंट्स भर देते हैं, पुअर इमेज क्वालिटी की कंप्लेंट करते हुए, और व्लॉगर को और पास जाने को बोलते हैं। व्यूअर्स में से एक स्लेयर नाम का बंदा 5 मिलियन डोनेट करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर डेसोंग को क्लियर शॉट में कैप्चर किया तो और 5 मिलियन देगा। एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। स्टेक्स व्लॉगर और हीरोइक डीमन लॉर्ड दोनों के लिए ऊपर चढ़ते हैं। 5 मिलियन की डोनेशन सुनकर व्लॉगर की रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है। उसे एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उसकी कावर्डिस उसे एक्शन के पास जाने नहीं देती। इस बीच डेसोंग पावरफुल पंचेस से मॉन्स्टर्स के सर उड़ाता रहता है और जल्दी समझ जाता है कि ये लगातार लड़ाई उसकी माना को बहुत तेजी से खा रही है। एक और व्यूअर एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करता है क्लियर पिक्चर के लिए, और व्लॉगर का ईमेल मांगता है। स्पॉन्सरशिप नोटिफिकेशंस की बारिश से व्लॉगर एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों में उलझ जाता है। फेम की चाहत और सामने खतरे के डर के बीच फंसा हुआ वो एक और 20 मिलियन की डोनेशन देखता है, जहां एक व्यूअर हीरो के बारे में डिटेल्ड इन्फो मांगता है और पैसे देने का वादा करता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पर, जो डेसोंग पर बिडिंग वॉर कर रहे होते हैं। ये लोग क्लियरली हॉटशॉक क्लैन लीडर्स होते हैं, जो उसे अम्यूजिंग और इंप्रेसिवली स्ट्रॉन्ग दोनों समझ रहे होते हैं। उनकी इंटरेस्ट डेसोंग में बढ़ रही होती है जब वो उसकी पावर देखकर सोचने लगते हैं कैसे उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर डेसोंग इतने मॉन्स्टर्स गिरा चुका होता है कि जो बचे हैं वो उससे डरने लगते हैं, लेकिन एक क्रीचर जो शायद उनका लीडर है अपने ही मिनियन को मार देता है और बिना डर के डेसोंग से लड़ने को तैयार होता है। इस दौरान व्लॉगर की पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो इस वंस इन अ लाइफ टाइम चांस के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो हिम्मत जोड़कर पास जाने लगता है, चैन हो अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसे डरा देता है। पूछता है अब तक इवैक्यूएट क्यों नहीं किया। अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर से व्लॉगर का फोन हाथ से गिर जाता है और व्यूअर्स कमेंट्स में उसे लूजर और चिकन कहकर गाली देते हैं। चैन हो उसे खींचकर एक बिल्डिंग की तरफ ले जाता है, लेकिन बच्चा पैसे और व्यूज के चक्कर में रेजिस्ट करता है। जब उसे जबरदस्ती खींचा जा रहा होता है तो एक मॉन्स्टर आकर उसके फोन पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। शॉक में व्लॉगर बेहोश हो जाता है, लेकिन कोई और नुकसान होने से पहले डेसोंग आकर मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। जब बाकी मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं तो डेसोंग चैन हो से पूछता है वो वापस क्यों आया इतने डेंजर में। चैन हो अपनी चिंता बताता है, कहता है वो डेसोंग के लिए परेशान हो गया था। जवाब में डेसोंग कहता है क्या वो 20 मिनट तक वेट कर सकता है, क्योंकि उसे एक जगह जाना है। चैन हो उसे तसल्ली देता है कि क्लैंस जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। दोस्त की क्लूलेसनेस देखकर डेसोंग कहता है बाद में सब बताएगा। वो जल्दी से पैंथियन में एंटर करता है और चैन हो हैरान होकर देखता है कि डेसोंग खुद एक गेट खोल रहा है। वो सोचता रह जाता है कि वो खुद गेट कैसे खोल सकता है और उसके साथ आखिरी मुलाकात के बाद क्या हुआ। पैंथियन में पहुंचकर हमारा डीमन किंग अपनी बॉडी की हालत पर नाराज होता है। इतनी छोटी सी लड़ाई के बाद भी एक पैनल आता है जो बताता है कि उसकी माना सिर्फ 10% पर है। अपनी इतनी कम माना से खुश ना होते हुए वो जल्दी से उसे वापस लाने का तरीका ढूंढता है। उसे पता चलता है कि अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने के लिए उसे अपने जर्नल में रिकॉर्ड की गई एक्सपीरियंसेस को दोबारा जीना होगा, जहां रिवॉर्ड्स उन ट्रायल्स के बराबर होंगे जो वो झेलेगा। डेजावू की लहर उस पर छा जाती है जब उसे हेल में सेन रखने वाला जर्नल याद आता है। बिना देर किए वो ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है। तुरंत एक जर्नल उसके सामने अपीयर हो जाता है। बुक से एनर्जी के तेज झोंके निकलते हैं और चैलेंज शुरू हो जाता है।
उसकी सफरिंग की यादें उसके दिमाग में वापस भरने लगती हैं। जैसे ही जर्नल अपना कंटेंट रिलीज करता है, वो आग पकड़ लेता है और दर्द भरी यादों का कड़वा एहसास छोड़ जाता है। अपनी माना बढ़ाने के लिए हेल का रूलर पेज 16 रिक्रिएट करने का ऑर्डर देता है, जिसमें हेल के 5 दर्दनाक साल लिखे हैं। इस दौरान अर्थ पर चैन हो व्लॉगर बच्चे को ले जा रहा होता है, जो ऑकवर्डली उस हीरो के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। झिझकते भरे अंदाज में वो पूछता है, वो बैड एस मॉन्स्टर फाइटर कहाँ गया? चैन हो उसे तिरछी नजर से देखता है और कहता है, कोई 20 मिलियन सिर्फ उसके दोस्त के फेस की फोटो के लिए क्यों देगा? जवाब से इंप्रेस ना होते हुए बच्चा अनजान बन जाता है, लेकिन उनकी बात एक बहरा कर देने वाली आवाज से रुक जाती है। चैन हो शांत होकर उसे चुपचाप इवैक्यूईज के पास चलने को कहता है। फोन वाइब्रेट होता महसूस कर चैन हो मैसेज पढ़ता है, जहां उसका लीडर बताता है कि वीकेंड होने की वजह से रीइंफोर्समेंट्स लेट होंगी और उसे जल्दी से एस्केप करने को कहता है। परेशान चैन हो बस यही उम्मीद करता है कि उसका डीमन हंटिंग दोस्त जल्दी वापस आ जाए। इस दौरान एक दूसरी डायमेंशन में हमारा हीरो खुद को प्रेडेटर्स के फॉरेस्ट में अपना वक्त दोबारा जीते हुए पाता है। हल्का सा हवा का झोंका गुजरता है, लेकिन आसपास की ईयरी खामोशी उसे बेचैन कर देती है। एक पैनल अपीयर होता है और उसका टास्क अनाउंस करता है, 10 वाइट कोलोसाई को सब्जुगेट करो, जो फॉरेस्ट के डिवाइन बीइंग्स हैं। अनजान डीमन किंग सोचता है उसके दुश्मन कहाँ होंगे। उसे पता नहीं होता कि उसके ऊपर एक मैसिव शैडो मंडरा रही है। रोबोट अपने टारगेट को लॉक करता है, उसकी आंखें खौफनाक लाल रोशनी से चमकती हैं और एक डैजलिंग एनर्जी बीम छोड़ देता है। खतरे को वक्त पर महसूस कर हमारा हीरो मुश्किल से बच जाता है, बस जलने से बचता है। धुंध के बीच हमारा डीमन किंग व्हाइट कॉलोसस राइटियस को देख लेता है, एक मशीन जिसका चेहरा शायद किसी को पसंद न हो। और जब वो इस डिवाइन क्रिएशन को देख ही रहा होता है, उसका हाथ ड्रिल की तरह हवा चीरता हुआ उसकी तरफ आता है। बिना इंप्रेस हुए वो काउंटर अटैक करता है और अपना मुक्का उस मेटल के फेस पर दे मारता है। डीमन किंग के डिस्ट्रक्टिव ब्लो का इंपैक्ट झेलकर वो जाइंट रोबोट पीछे लड़खड़ा जाता है। आखिरी डेस्परेट मूव में उसकी उंगलियां तीखी ब्लेड्स की तरह फैलकर उसे घेर लेती हैं, लेकिन वो आराम से प्रोजेक्टाइल्स डॉज कर देता है और उसके एब्डोमेन पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। इस स्ट्राइक की ताकत से वो डिवाइन मशीन ऊपर से नीचे तक फट जाती है और सिर्फ स्क्रैप्स और धुआं छोड़ देती है। जब वो अगले चैलेंजर का इंतजार करता है तो उसकी नजर डेब्री के बीच पड़े एक अजीब रेड कोर पर पड़ती है। इस दौरान अर्थ पर चैन हो और व्लॉगर बच्चा रूफटॉप पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कत्ल की गई बॉडीज का डरावना मंजर दिखाई देता है। डर से जमकर चैन हो एक आदमी को देखता है जो अभी जिंदा है। वो दोनों उसके पास दौड़ते हैं। कांपते होठों से वो आदमी चैन हो को पीछे के खतरे के बारे में वॉर्न करने की कोशिश करता है। कंफ्यूज चैन हो मुड़ता है और अपने सामने एक जाइंट गॉब्लिन मॉन्स्टर को देखता है जो बड़ा वुडन क्लब पकड़े खड़ा होता है। व्लॉगर बच्चा कहता है इंजर्ड आदमी को हिला दें, लेकिन चैन हो कहता है अब देर हो चुकी है। वो बच्चे को गलत मूव न करने को कहता है और बच्चा डर के मारे पीछे देखते ही कांप उठता है। फ्रोजन बच्चे को देख चैन हो कहता है अगर मरना नहीं है तो होश में आओ। जब एक बहरा कर देने वाली गरज के साथ जाइंट मॉन्स्टर हवा में कूदकर उन्हें कुचलने को तैयार होता है, तो अब चलते हैं पैंथियन में, जहां हेल का रूलर रेड बॉल को एनालाइज कर रहा है। पता चलता है कि डिवाइन मशीन्स खुद को रीबिल्ड कर सकती हैं और हर बार और स्ट्रॉन्ग और एडेप्टेड हो जाती हैं। कई पैनल्स इस इरिटेटिंग फीचर को डिटेल में बताते हैं। जल्दी समझकर हमारा हीरो डैश करता है और कोर पर पंच मारता है, लेकिन जेली की तरह वो अटैक को वापस कर देता है। 3% रेस्टोरेशन पर वो कोर पर वार करता है, विजिबल इरिटेशन के साथ। रेज से भरे पावरफुल पंच से वो बस कुछ लाल बिजली के स्पार्क्स ही निकाल पाता है। हेल का मोनार्क लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन कोर की रिकवरी स्मूथली चलती रहती है। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेशन 70% के पास पहुंचती है, एरर अलार्म्स बजने लगते हैं। और जैसे ही हमारा बंदा फाइनल डिसाइसिव ब्लो देने को होता है, एक लेजर बीम उसके पास से निकल जाती है, बस थोड़ा सा मिस करते हुए। वो मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि वो पूरे टाइम रोबोट से घिर चुका था। कलोसाई एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड अटैक में हर डायरेक्शन से फायर करते हैं। निंजा जैसी एजिलिटी से लेजर की बैराज डॉज करते हुए वो समझ जाता है कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। और बुरी बात यह कि कोर चुपचाप 98% तक पहुंच चुका होता है। फिर भी हेल का रूलर हार मानने को तैयार नहीं। हर तरफ से आ रहे लेजर्स के बीच घुसते हुए वो लास्ट सेकंड पर कोर तक पहुंचकर उसे तोड़ देता है। इस अनफेयर मैचअप से फ्रस्ट्रेट होकर हमारा हीरो सोल्यूशन के लिए अपनी यादों में झांकने लगता है, लेकिन पूरी तरह सोच भी नहीं पाता कि एक जलता हुआ दर्द भरा हेडेक उसे झटके से पकड़ लेता है। किस्मत और थोड़ी सी प्लॉट आर्मर से रोबोट्स उस मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं और इसी दौरान पुरानी यादें वापस उभरते ही वो इन बदसूरत मशीन्स को सही सबक सिखाने का प्लान बना लेता है। इस बीच अर्थ पर चोंग हो और व्लॉगर बच्चा जान बचाकर भागते हैं। ऊपर मंडराता हुआ मॉन्स्टर उनके पीछे होता है, तो दोनों स्ट्रैटेजी से अलग अलग भाग जाते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए किसको चेस करे। उनका प्लान होता है घूमकर दोबारा बिल्डिंग में घुसना, जहां ये ओवरसाइज्ड हल्क जैसा ब्रूट उनका पीछा नहीं कर सकता। मॉन्स्टर का बड़ा हाथ उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह फिसलकर बच निकलते हैं और कुछ पल के लिए सांस ले पाते हैं।
जब क्रीचर हार मान लेता है तो चोंग हो मौका देखकर तुरंत आगे बढ़ने का फैसला करता है। इधर दूसरी डायमेंशन में हमारा हीरो डिवाइन मशीन्स के बीच कूदता फिर रहा होता है। उनकी लगातार लेजर बीम से मुश्किल से बचता हुआ उसका ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा हंगामा करना, ताकि आसपास के सब ऑटोमेटॉन्स का ध्यान उस पर आए। जब उसे लगता है काम हो गया तो वो स्वॉर्म से दूर भागकर फॉरेस्ट के एक खाली एरिया में लैंड करता है। वो रुक जाता है और एनिमीज को लॉक ऑन करने और अपने लेजर्स चार्ज करने देता है, लेकिन अचानक एक जायंट रोबोट घुटनों पर गिर जाता है। बाकी मशीन्स अपने एलाय को इग्नोर करते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड आराम से बैठकर उन ब्रेन डेड मशीन्स को मिडिल फिंगर दिखा देता है। एक एक करके लाइन में खड़ी मशीन्स गिरने लगती हैं। जब स्वॉम्प वेल फॉरेस्ट के नाम का असली रीजन दिखाई देता है, जमीन से एक जायंट जॉ निकलता है और डिवाइन मशीन्स को एक एक करके निगल जाता है। अपनी डरावनी यादों को दोबारा जीते हुए हमारा लड़का दूर से कैजुअली देखता रहता है जब ये बेहेमोथ वेल उसके लिए चैलेंज कंप्लीट कर देता है। जब सब 10 हेवनली बींग्स खत्म हो जाते हैं तो एक कॉन्ग्रेचुलेटरी पैनल अपीयर होता है। रिवॉर्ड के रूप में उसे एनहांस्ड फिजिकल एबिलिटीज, माना रिजर्व्स का बूस्ट और डैगर ऑफ जजमेंट मिलता है। जैसे ही वेपन मटेरियलाइज होता है वो उसकी स्पेशल एबिलिटी चेक करता है। सिस्टम बताता है कि ये डैगर 100 मीटर रेडियस में रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन की तरह काम करता है। वाह, क्या बर्थडे प्रेजेंट है। नए वेपन को टेस्ट करने के बाद हेल का रूलर अर्थ पर वापस आने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज ब्रॉडकास्ट पर। जब गेट पहली बार खुला था, एंकर सीरियस टोन में उस ट्रैजिक रिपोर्ट देता है जिसमें कई लोग मरे थे। वो एक फीके प्रोफेसर से सोल्यूशन पूछता है जो बर्थडे पार्टीज में पॉलिटिक्स शुरू करने वाले अंकल जैसा लगता है। वो अवेकनर्स एसोसिएशन पर उंगली उठाता है और कहता है ये डिजास्टर उनकी वजह से हुआ है। वो कहता है वो ज्यादा वेकेशंस लेते हैं और जब हंटर्स की शॉर्टेज होती है तो प्रॉब्लम्स को बस टाल देते हैं। वो जोर देकर कहता है फ्रैक्चर्स को फर्क नहीं पड़ता कि हंटर्स हवाई में चिल कर रहे हैं या ड्यूटी पर हैं, इसलिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। फिर एक मन बन वाला आदमी न्यूज देखते हुए उस प्रोफेसर से इरिटेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है एसोसिएशन हंटर्स को क्लैंस के मुकाबले पीनट्स मिलते हैं। उसके पार्टनर की वाइनिंग सुनकर टीम लीडर उसे कहता है अभी रिजल्ट्स पर फोकस करे वरना जॉब जा सकती है, लेकिन उनकी बात एक ब्रेकिंग न्यूज से रुक जाती है जहां बताया जाता है कि एक अवेकनर ने अकेले ही मॉन्स्टर्स को संभाल लिया। इधर डिजास्टर साइट पर व्लॉगर बॉय और चोंग हो एक रूम में छुपे रेस्क्यू का वेट कर रहे होते हैं। अचानक जोर जोर की आवाजें आती हैं और पूरा कमरा कांपने लगता है। वो डर डर कर बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ पाने से पहले ही रूफ गिर जाता है और दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। डर के मारे चोंग हो सोचता है शायद अब उनका एंड आ गया, लेकिन पता चलता है कि वो बस भूखा डेसोंग है जो एक्स्ट्रा लार्ज हल्क की बेहेडेड बॉडी पर खड़ा है। चोंग हो अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है इतने मुश्किल वक्त में। उसे देखकर हमारा लड़का भी थकावट के बावजूद कूल सी स्माइल देता है। कुछ अजीब महसूस कर चोंग हो पूछता है क्या वो ठीक है। दर्द से कराहते हुए हेल का रूलर फास्ट फूड वाले बच्चे को बोलता है उसके लिए मीट पका दे। दोनों उसे घूर कर देखते रह जाते हैं और पागल हो जाते हैं कि वो ऐसी डू और डाई सिचुएशन में ग्रिल्ड बर्गर एंजॉय करना चाहता है। जब चिकन नहीं मिलता तो हमारा डीमन कॉनोजियोर मॉन्स्टर मीट एडिबल है या नहीं ये एनालाइज करता है। फिर वो सीधा खाना शुरू कर देता है और बाकी दोनों उल्टी करने जैसा महसूस करने लगते हैं। खुशकिस्मती से एक सोल्जर आ जाता है और व्लॉगर बॉय खुशी से पागल हो जाता है कि वो बच जाएगा। जब हमारा हीरो चुपचाप अपना मील एंजॉय कर रहा होता है तो सोल्जर उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोलता है, लेकिन रियलाइज होने से पहले कि वो मॉन्स्टर गट्स खा रहा है, चोंग हो आगे बढ़कर उसका ध्यान हटा देता है। अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन देकर वो हमारे भूखे हीरो को साइड ले जाकर कहता है पेट भरकर खा ले। बाद में सोल्जर अपना एटीट्यूड चेंज करके कहता है वो लोग सीधा नहीं जा सकते, तो चोंग हो प्राउडली अपना क्लैन आईडी कार्ड दिखाता है। उसका क्लैन स्वैग देखकर सोल्जर मुस्कुराता है और उन्हें सेफ जगह ले जाने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ मन बन वाला बंदा मॉन्स्टर के कटे हुए बॉडीज देखकर उल्टी कर रहा होता है। टीम लीडर इरिटेट होकर उसे कहता है जमीन पर कीड़े की तरह मत पड़ और सर्वाइवर्स डाउन। मन बन तुरंत एक सोल्जर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने के लिए मना लेता है क्योंकि वो एसोसिएशन हंटर है। इस बीच ग्रेसफुल टीम लीडर सोच रहा होता है कौन सा मॉन्स्टर ऐसा हो सकता है जो कॉप्सिस को इस तरह फाड़ दे। सीन शिफ्ट होता है जब लड़के चोंग हो की कार में होते हैं। हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड कहता है उसके अपार्टमेंट में रुक जाए, लेकिन फैमिली मैन होने के नाते वो कहता है उसे अपने घर वालों से मिलना है। दोस्त याद दिलाता है कि उसकी करंट हालत देखकर फैमिली डर जाएगी। अपने आप को देखकर हेल का रूलर डिसाइड करता है कि माँ को बस कॉल ही करे और दोनों फ्रेश फ्राइड चिकन खाने निकल जाते हैं। क्लीन होने के बाद जब वो चोंग हो के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो हमारा बंदा उसकी लग्जरी देखकर इंप्रेस हो जाता है। नहाकर दोनों टेबल पर बैठते हैं जहां महंगी डिशेस लगी होती हैं। क्यूरियोसिटी में हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है दोस्त ने बताया था हंटर्स बहुत पैसा कमाते हैं। चोंग हो हाँ कहता है, लेकिन ये भी बोलता है कि हंटर्स इतना कमाकर भी थोड़े स्कैमर्स जैसे लगते हैं। जब पूछा जाता है क्या वो हंटर बनना चाहता है तो हमारा लड़का चिकन विंग खाते हुए बस ग्रंट करता है। थोड़ा परेशान होकर चोंग हो बताता है अगर वो अप्रेजल करवा ले
तो काफी हाई रैंक मिल सकता है। इतनी पावर के साथ वो ए रैंक से कम नहीं होगा। टर्म्स ना समझ आने पर चोंगहो बताता है बेटर रैंक का मतलब बड़े क्लैन्स ज्वाइन करना होता है और मंथली इनकम क्रेजी होती है। इंटरेस्टेड होकर डेसुंग पूछता है क्या ए से भी ऊपर कोई रैंक है, तो चोंगहो बताता है दुनिया में 200 मिलियन अवेकेंड में से सिर्फ 5 ही एस रैंकर्स हैं। शैतानी मुस्कान के साथ चोंगहो मजाक करता है कि उसका दोस्त 6th एस रैंकर बनने का सपना न देखे, ए रैंक ही काफी है। वो फिर पूछता है क्या वो हंटर बनेगा। अग्रीमेंट में चोंगहो कहता है वो सब में हेल्प करेगा और दोनों टोस्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जब कुछ मॉबस्टर्स एक फैंसी रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। लंबे बालों वाला एक अजीब आदमी अपनी बात एक गंजे गैंगस्टर से रिपीट करता है जो उससे बहुत डरा हुआ होता है। वो पूछता है क्या सच में एक हुडेड लड़के ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन गिरा दी। टैबलेट पर देखकर वो कहता है ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। ब्राउन हेयर्ड आदमी हंग्ड मक्लैन का मैनेजर लीसिया को उठकर पूछता है बैल्डी उसके पास रोकर क्यों नहीं आया। बैल्डी कांपते हुए माफी मांगता है जब वो आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है। ठंडी नजर से वो पूछता है क्या वो उस बॉडी की वजह से कांप रहा है जो कुछ फीट दूर पड़ी है। गंजा आदमी पसीना छोड़ देता है। रोते हुए वो स्याकू से कहता है उसे उस डेड बॉडी की तरह मत मारना। जीजू के सर पर हाथ फेरते हुए स्याकू शांत टोन में कहता है उसे बस चोरी हुआ पैसा चाहिए। वो क्लियर करता है कि वो गैंग का हिडन स्टैश भी लेने वाला है, लेकिन डर के मारे बैल्डी अनजान बन जाता है। डर से जमकर चुप रहता है और स्याकू चुपचाप उसका फेट डिसाइड कर लेता है। अचानक लंबे बालों वाला आदमी पीछे हटकर कहता है वो बैल्डी की बात पर यकीन करता है, लेकिन शुक्रिया बोलने के कुछ ही पल बाद स्याकू के हाथ में पकड़ा उसका गंजा सर फट जाता है। खून का फव्वारा निकलता है और वो बिना रिएक्ट किए अपना टैबलेट उठा लेता है। डेसुंग की फोटो दिखाकर वो अंधेरे में छिपी एक औरत को कहता है कल्प्रिट को नीटली हंट करे। इस दौरान हमारा लड़का फाइनली हंटर्स एसोसिएशन पहुंचता है। चोंगहो उसे अवेकनिंग टेस्ट देने को कहता है, लेकिन जब वो उसे इग्नोर करता है तो चोंगहो कहता है फॉर्मल बोल वरना आउटकास्ट लगेगा। नर्वस बाप की तरह वो कहता है रिजल्ट टेक्स्ट करना। गेट के पास पहुंचकर हमारा लड़का अजीब से एप्लीकेंट्स की भीड़ देखकर सिर्फ पे चेक के बारे में सोचता हुआ सीधा लैब नंबर 3 की तरफ चला जाता है। लाइन में जगह पकड़कर वो फोन चेक करता है जहां माँ का मैसेज होता है, पूछती है कब घर आएगा। उसे टेंशन न देने के लिए वो रिप्लाई करता है नहाकर धीरे धीरे घर आएगा। हर माँ की तरह वो ये भी पूछती है क्या वो ठीक से खा रहा है। ये देखकर हमारा लड़का मुस्कुराता है और घर जाने का मन और बढ़ जाता है, लेकिन उसका होलसम मोमेंट तब टूट जाता है जब क्लर्क कहता है अब उसकी टर्न है और एक पागल सा बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है कि वो अवेकेंड है। एम्प्लॉइज बार बार समझाते हैं मीटर ठीक काम कर रहा है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी शिकायतें बंद नहीं करता। वो आगे बढ़कर ये तक कह देता है कि एक रात में बाल झड़ जाना ही उसके अवेकेंड होने का सबूत है और जो लोग पहले इरिटेट हो रहे थे सब हंस पड़ते हैं। जिद्दी बुढ़ा कहता है जब तक उसकी कंप्लेंट एक्नॉलेज नहीं होगी वो नहीं हटेगा। बोझ से तंग आकर हमारा बंदा उसकी चमकती गंजी खोपड़ी पकड़कर अपनी ओवरवेलमिंग ऑरा से उसे चुप करा देता है। फिर भी बुढ़ा मानता नहीं और जिद करता है कि मीटर ही खराब है, तो हमारा जेनरस डीमन किंग उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट देता है और एक हंटर खुद चेक करने आता है। जैसे ही वो अपना हाथ और पर रखता है वो चमककर ग्रीन हो जाता है और दिखाता है कि वो सी रैंक का है। शर्म से पानी पानी होता बुढ़ा पसीना छोड़ देता है। क्लर्क लेडी खुशी खुशी उस गीजर को बाहर का रास्ता दिखा देती है। साफ दिख रहा होता है कि वो है, लेकिन बुढ़ा फिर भी इनकार में रोते हुए बकबक करता रहता है और हमारा लड़का क्रिंज करता है। आखिर उसकी बारी आती है। क्लर्क लेडी अपनी कॉलीग से गॉसिप करती है कि शायद हमारा हीरो आज का टॉप रैंक हो सकता है क्योंकि उसने उसकी टेरिफाइंग ऑरा महसूस की, लेकिन वो बस उसके सर पर हल्का सा बॉन्क मारकर बात टाल देता है। पूरी सपोर्ट के साथ क्यूट क्लर्क लेडी के साथ हमारा हीरो मोनोमीटर की तरफ बढ़ता है। तभी कोरियन हंटर एसोसिएशन में अचानक केओस मच जाता है और हर तरफ कमोशन शुरू हो जाता है। ब्रांच मैनेजर को अर्जेंट कॉल्स मिलने लगते हैं जहां उसे तुरंत 6th फ्लोर के एग्जामिनेशन रूम 3 में आने को कहा जाता है। अचानक कॉल की अर्जेंसी से सस्पिशियस होकर वो सोचता है कहीं कोई 6th एस रैंक हंटर तो अवेकन नहीं हो गया, लेकिन तुरंत इस थॉट को इम्पॉसिबल समझकर टाल देता है। 6th फ्लोर पर पहुंचकर वो एग्जामिनेशन रूम 3 की तरफ बढ़ता है जहां पहले से ही बड़ी भीड़ जमा होती है। लोगों को धक्का देते हुए जब वो आगे पहुंचता है तो देखता है क्रिस्टल बॉल टूटकर बिल्कुल अंडे के छिलके जैसा हो गया है। मैनेजर घबराकर तुरंत एम्प्लॉइज से एक्सप्लेनेशन मांगता है। स्टाफ बताता है कि देसंग नाम का आदमी एग्जामिनेशन के लिए क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा था। पहले ऑर्ब के अंदर कलर्स अजीब तरह फ्लिकर करने लगे, फिर अचानक बिना वार्निंग के वो धुएं के साथ फट गया और सब लोग कंफ्यूजन में रह गए। फ्रस्ट्रेशन में मैनेजर कहता है शायद मीटर डिफेक्टिव होगा, लेकिन स्टाफ बताता है कि उन्होंने 3 अलग क्रिस्टल मीटर्स ट्राई किए और तीनों का वही हाल हुआ। ये सुनकर मैनेजर मान लेता है कि सब डिफेक्टिव होना मुमकिन नहीं। इधर हमारा लड़का टेंशन में सोच रहा होता है कहीं उससे 3 टूटे क्रिस्टल बॉल्स का पैसा न भरना पड़े। इसी फिक्र में वो मैनेजर से अपने रिजल्ट के बारे में पूछता है, लेकिन मैनेजर खुद कंफ्यूज्ड होता है।
वो देसंग को बताता है कि और मीटर्स यूज करने से भी शायद वही एक्सप्लोजन हो सकता है, और ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन देखी है, इसलिए उन्हें बॉर्डरलाइन जजमेंट लेना पड़ेगा। वो समझाता है कि जब क्रिस्टल बॉल प्रॉपर असेसमेंट नहीं दे पाती तो लाइसेंस टेस्ट के रिजल्ट्स ही इवैल्यूएशन के लिए काफ़ी होंगे। नॉर्मल केसेस में टेस्ट बस एक पार्ट होता है रैंक डिसाइड करने का, लेकिन देसंग के केस में वही फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर होगा। देसंग अभी भी अनश्योर होता है और लाइसेंस टेस्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाता है। तभी एक स्टाफ मेंबर डिटेल में सिस्टम समझाता है और उसे तसल्ली देता है कि चिंता की बात नहीं। अब और कुछ करने को न बचा तो डीमन लॉर्ड सर हिलाकर प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। ब्रांच मैनेजर अब भी परेशान होता है और जो हुआ उसे समझने की कोशिश करता है। इस बीच क्लर्क, जो पहले क्रिस्टल बॉल के मैकेनिज्म की बात कर रही थी, एक थियरी देती है। वो कहती है शायद क्रिस्टल बॉल एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा पावर मेजर ही नहीं कर पाती। मैनेजर क्यूरियोसिटी से पूछता है क्या वो कह रही है कि देसन SSS रैंक हो सकता है। क्लर्क हाँ में सर हिलाती है, लेकिन उसका कॉलीग तुरंत मजाक उड़ा देता है और कहता है दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन देसंग का SSS रैंक होना उसे मुश्किल लगता है। सीन शिफ्ट होता है जब देसंग एसोसिएशन बिल्डिंग से बाहर निकलता है, अभी भी जो हुआ उसके बारे में सोचता हुआ। तभी उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ चानहो होता है। देसंग बताता है कि फिलहाल उसे बॉर्डरलाइन स्टेटस दिया गया है। चानहो को अजीब लगता है और पूछता है क्या मीटर अटक गया था। देसंग हल्का सा हंसकर कहता है मीटर अटका नहीं बल्कि टूट गया। केओस के लिए मशहूर देसंग को चिढ़ाते हुए चानहो मजाक करता है कहीं वो शैतानी तो नहीं कर रहा था, फिर खुद ही कहता है शायद ऐसा मुमकिन नहीं। देसंग कहता है उसने बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और हाथ रखा था। चानहो बोलता है उसे शुरू से ही लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। देसंग प्रॉमिस करता है बाद में एग्जाम के डिटेल्स बताएगा और कॉल खत्म हो जाता है। लेकिन कॉल कटते ही डीमन लॉर्ड के शार्प सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो तुरंत महसूस कर लेता है कि दूर कहीं एक स्नाइपर बैठी है, ट्रिगर पर उंगली रखे सीधा उस पर एम किए। स्नाइपर लेडी धीरे से बोलती है। देसंग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लगता, उसे लगता है एक बुलेट ही काफी होगी। ट्रिगर दबाने से पहले ही उसे कुछ गलत महसूस होता है और वो शॉक में आ जाती है जब समझ आता है कि वो डिटेक्ट हो चुकी है। किसी हंटर ने कभी उसे पहले नहीं देखा था। देसंग अपने सर की तरफ इशारा करता है, गुस्से भरे चेहरे के साथ उसे देखने को कहता है। स्नाइपर डर जाती है क्योंकि सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं बल्कि इतनी दूर से उसकी आवाज भी उस तक पहुंच रही होती है। वो डर के बावजूद खुद को संभालती है और ट्रिगर दबाती है। एक एक्सप्लोजन होता है और वो खुश हो जाती है कि शायद काम हो गया, लेकिन धुआं हटा तो देसा बिल्कुल ठीक खड़ा होता है और अब बुलेट भी बेकार हो गई। ये देखकर वो डर कर भागने का सोचती है, लेकिन जैसे ही मुड़ती है देसंग अपना डैगर भेज देता है जो उसकी टांग में घुसकर उसे गिरा देता है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसका टारगेट बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है जैसे कोई हॉरर सीन हो। देसा ब्लफ करता है कि बुलेट उसके सर पर लगी थी लेकिन उसे मार नहीं सकती। स्नाइपर तुरंत गन निकालकर उस पर तान देती है और पूछती है वो कहां से आया। डीमन लॉर्ड सच बोलता है कि वो हेल्थ से आया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। डर और एंग्जाइटी में वो लगातार ऑरा बुलेट्स चलाती है। उसे लगता है वो मर जाएगा। तभी अचानक वो उसके पीछे अपीयर हो जाता है और वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लग रहा था वो गिर चुका है, फिर भी वो बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। हमारा लड़का उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से टकरा देता है और अपनी पावर से उसे एक डिमोनिक स्लो मटेरियल में लपेट देता है जो उसे डरा देता है। वो बेहोश हो जाती है। दोंग कहता है उसका उसे मारने का इरादा नहीं। वो बुलेट्स उठाकर उसका सामान तलाश करता है क्लूज के लिए, फिर बुलेट्स उसके सर पर रखकर उसे होश में लाता है। पसीने में भीगी वो चिल्लाने लगती है क्योंकि देसंग के बुलाए क्रीचर के गंदे हाथ उसके पास आ रहे होते हैं। दोंग गैंगस्टर जैसे टोन में कहता है अगर जिंदा रहना है तो शांति से सब सवालों के जवाब दे। लगेज में फैमिली पिक्चर्स देखकर वो पूछता है किसने उसे और उसके फैमिली को मारने भेजा। वो घबरा कर सोचती है होंगमा क्लैन का नाम नहीं ले सकती। तभी उसे एक मिसिंग गैंगस्टर याद आता है और वो उसका नाम यूज करने का मौका देख लेती है। वो कहती है किम शोंग योंग ने भेजा था, वही नूब जिसे देसंग ने प्राइवेट लोन ऑर्गेनाइजेशन में पीटा था और जिसका सेफ उसने लूटा था। इसके बदले वो अपनी फ्रीडम मांगती है। जवाब में दाइसंग एक बुलेट फेंक कर उसके कंधे में छेद कर देता है। वो कहती है उसने सब सच बता दिया। हमारा लड़का गैंगस्टर एक्ट जारी रखते हुए कहता है इतनी आसानी से सेंसिटिव इन्फो देना सस्पिशियस है और उसे उसकी बात में शक लगता है। डर से कांपकर वो समझ जाती है उसने जल्दी कर दी। देसा फिर से पोलाइटली पूछता है कि किसने मर्डर ऑर्डर दिया। वो सोचती है अब वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है और अगर बच भी गई तो होंगमा क्लैन का साइकोपैथ हेड उसे मार देगा। अपनी मौत को पक्का समझकर वो चिल्लाती है वो कभी नहीं बताएगी और सुइसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले हमारा गैंगस्टर एक बुलेट चला देता है जो उसके बॉडी ट्रंक में बड़ा होल कर देता है। असैसिन खून उगलकर गिर जाती है और मर जाती है। दोंग इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो पता नहीं लगा पाया कौन पीछे है। फिर वो उसकी लाश को देखकर सोचता है इसे कैसे डिस्पोज करे। उसे एक आइटम याद आता है जो काम आ सकता है।
लेकिन उसे यूज करने में हिचक होती है। इसलिए वो अपने जर्नल की यादों में खोज करने लगता है डेड कीवर्ड से रिलेटेड रिकलेक्शंस ढूंढने के लिए। 134 पेजेस स्कैन करने के बाद वो पैंथियन का पोर्टल खोल देता है। ये जानते हुए भी कि ये एरिया गेट फ्रैक्चर्स की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वो फिर भी बॉडी को कवर करने का फैसला करता है। नीली कपड़े से लाश ढककर वो पैंथियन में एंटर करता है। अंदर पहुंचते ही उसका वेलकम होता है और वो सिस्टम से कहता है जर्नल का 134th पेज रिक्रिएट करे जहां सोल प्रिजन रिकॉर्ड हुआ था। जैसे ही वो यादों को खंगालता है, उसे याद आता है कि सोल प्रिजन हेल के 15 रूलर्स में से एक घोस्ट किंग का प्राइमरी वेपन था। उसे अपनी फाइट याद आती है और वो समझता है कि जो वेपन उसने लिया था वो एक आर्टिफैक्ट है जो अपने खून से इम्ब्यू करने पर डेड को समन कर सकता है। शुरू में जब हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये आइटम मिला था, उसे लगा था ये बहुत यूजफुल होगा, लेकिन बदकिस्मती से जो कमांडर उसने समन किया वो इतना वीक निकला कि कोई काम का नहीं था। जब 67th ईयर के 198th डे को रिक्रिएट किया जाता है तो वो सोचता है शायद ये आइटम बॉडीज डिस्पोज करने के काम आ सकता है। हमारा हीरो खुद को रिवर ऑफ द डेड के सामने पाता है। उसे याद आता है घोस्ट किंग का टेरिटरी इस नदी के उस पार है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो एक बोट थी जिससे पार जा सकते थे, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं होता। नदी में तैरकर पार जाने का सोचता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बूंद पानी में गिरते ही बॉडी डिसइंटीग्रेट हो सकती है। जब वो सोच रहा होता है कैसे दूसरे साइड पहुंचना है, तब क्वेस्ट का पहला पार्ट शुरू होता है और छोटे छोटे हेवनली बीइंग्स जो इंसेक्ट्स जैसे लगते हैं उसकी तरफ झुंड में आने लगते हैं। इन बग्स को राइटियस व्हाइट पिलर्स कहा जाता है और ये उसकी तरफ टॉक्सिक स्लज बॉल्स फायर करने लगते हैं। डिसाउंग एक्सपर्ट तरीके से अटैक्स डॉज करता है और सोचता है शायद इन मॉन्स्टर्स को हराने पर रिवॉर्ड में बोट मिल जाए। वो अपना वेपन निकालकर एक बग को काट देता है। जैसे ही क्रीचर मरता है वो फट जाता है और उसमें से कई पॉइजन बॉम्ब्स निकलते हैं जो पॉइजन बुलेट्स जैसे लगते हैं। अटैक्स डॉज करने के बजाय वो एक सिंपल बैरियर से सबको रोक देता है, लेकिन उसे ये प्रोसेस स्लो और इरिटेटिंग लगता है क्योंकि एक एक करके बग्स को मारना पड़ रहा है। तो वो तुरंत दूसरे बग को टारगेट करता है और आगे डैश करके बाकी सब बग्स को भी पल भर में काट देता है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही उसे इम्प्लीमेंटेशन रेट का 50% मिलता है और रिवॉर्ड में एक आर्मर मिलता है जिसका नाम वर्मिन्स ब्लेसिंग है। आर्मर का स्टेटस बताता है कि ये यूजर को डेड एनर्जी से इम्यून बना देता है, मतलब शायद वो इसे पहनकर नदी में तैर सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो आर्मर पहनकर नदी में तैरकर पार निकल जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि पैंथियन के डीमन बीस्ट्स उसकी स्विमिंग स्किल से इम्प्रेस्ड हैं और हेल्प ना कर पाने के लिए माफी मांगते हैं। ये सुनकर वो और इरिटेट हो जाता है। वो जल्दी से घोस्ट किंग के टेरिटरी में पहुंचता है और हैरानी से देखता है कि अनडेड कासल गायब हो चुका है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें डीमन बीस्ट्स फिर माफी मांगते हैं कासल के गायब होने के लिए, जो उसे और चिढ़ाता है। वो सोचता है शायद कुछ साइड क्वेस्ट्स कंप्लीट करने से कासल वापस मिल जाए। तभी उसके सामने एक लंबी स्ट्रक्चर अपीयर होती है जिसे हेवनली ऑबलिस्क कहते हैं, जिसके बेस पर एक गेट होता है। जैसे ही वो सोचता है नेक्स्ट क्वेस्ट कब शुरू होगा, एक सिस्टम विंडो खुल जाता है जो कहता है 2 घंटे में 1000 हेवनली क्रीचर्स मारने होंगे सेकंड क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। ये मैसेज आते ही एक मॉन्स्टर उसके सामने मटीरियलाइज होता है और वो तुरंत पहचान लेता है कि ये कमांडिंग जनरल है। उन्हें डीमन समझकर वो चिल्लाता है, अपने लॉर्ड के सामने घुटनों पर आओ। लेकिन एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें डीमन बीस्ट्स उनके साथियों के बिट्रेल के लिए माफी मांगते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं वो कई को मार देता है, लेकिन नोटिस करता है उनके कोर्स गायब हैं। उसे शक होता है शायद ये आर्किटेक्चरल पिलर ही इस एनोमली की वजह है। वो ब्लड न्यूट्रलाइजेशन एक्टिवेट करता है और खुद को हाफ ह्यूमन हाफ डीमन हाइब्रिड में बदल देता है, जिससे उसके स्टैट्स और स्किल अटैक पावर 300% बढ़ जाती है। इस नई स्ट्रेंथ के साथ वो आगे डैश करता है और कमांडिंग जनरल्स के ग्रुप्स को गिराता चला जाता है। जब वो पिलर के पास पहुंचता है तो सोचता है शायद इसे अंदर से तोड़ना ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो गेट की तरफ दौड़कर टावर में घुस जाता है और जो भी सामने आता है उसे मार देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देता है। जैसे ही टावर गिरता है, सस्पिशियस कोरलेस डीमंस हवा में घुलकर गायब हो जाते हैं। इसके साथ सेकंड क्वेस्ट भी खत्म हो जाता है और सोल प्रिजन का इम्प्लीमेंटेशन रेट कंप्लीट हो जाता है। रिवॉर्ड में उसे 2 ऑब्स मिलते हैं, एक पर्पल और एक ऑरेंज। वो सोचता है एक रिवॉर्ड होगा और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन आइटम। पहले वो पर्पल ऑब उठाता है और चेक करता है। उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि ये वही वेपन होता है जो वो ढूंढ रहा था। ये उसे 3 स्किल्स देता है। पहला, डेड टारगेट को इम्प्रिजन करने का, दूसरा उसे रेजरेक्ट करने का और तीसरा उसकी मेमोरी में झांकने का। जबकि उसका मेन पर्पस कॉप्सेस कलेक्ट करना था इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि वो एक टाइम में सिर्फ 20 सोल्स इम्प्रिजन कर सकता है। फिर वो दूसरा ऑर्ब उठाता है जो रून ऑफ एक्सपेंशन निकलता है।
वो रून को सोल प्रिजन आर्टिफैक्ट में एनग्रेव करता है और उसकी कैपेसिटी 20 से बढ़कर 100 हो जाती है, जो उसके काम के लिए काफी है। सेटिस्फाइड होकर वो सोल प्रिजन लेकर पैंथियन से निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन अचानक डिमोनिक बीस्ट्स एक और मैसेज भेजते हैं और उसे सावधान रहने को कहते हैं। वो बस उन्हें न्यूसेंस समझता है। एक गोल्डन पैनल उसके सामने खुलता है, लेकिन वो उसे टाइम वेस्ट समझकर इग्नोर कर देता है। उनकी बेकार रिडल्स को झाड़कर वो पैंथियन से बाहर आ जाता है। जब वो वापस उस जगह पर आता है जहां उसने स्नाइपर लेडी की बॉडी छोड़ी थी, तो देखता है वो वहां नहीं है। लाश खुद चलकर नहीं जा सकती, या जा सकती है। डेसॉन्ग थका हुआ था और घर लौटने का डिसाइड करता है। घर में एंटर करते ही उसकी बहन झांक कर कहती है वो लेट आया है। राइस सूप ठंडा हो रहा है कहकर वो उसे बुलाती है और सूप गर्म कर देती है। जब वो खाना शुरू करते हैं तो माँ टीवी बंद कर देती है। हमारा लड़का बात शुरू करता है और कहता है दुनिया कितनी बदल गई है। माँ कहती है उसे डर था वो शॉक हो जाएगा, इसलिए उसने सब नहीं बताया। वो एक माँ के रूप में खुद को यूजलेस महसूस करने के लिए माफी मांगती है। डेसॉन्ग उसे तसल्ली देता है और कहता है वो थैंकफुल है कि वो इतने साल सरवाइव कर गई। फिर वो माँ और बहन से पूछता है क्या वो अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं। माँ शर्माकर उससे और सूप ऑफर कर देती है। लंच के बाद चान्हो को कॉल करता है और बताता है वो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड जा रहा है। चान्हो पूछता है क्या ये लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन है। डीमन लॉर्ड कहता है ये ट्रेनिंग जैसा ही है, लेकिन असल में उसे एक बग मिला था जो गायब हो गया है और उसे ढूंढना है। दोस्त को कुछ समझ नहीं आता। डेसॉन्ग फिर चान्हो से कहता है उसकी माँ और बहन का ख्याल रखे जब तक वो वापस आए, और डिसाइड करता है थोड़ा ज्यादा विजिबल होकर उन लोगों को बाहर निकाले जो स्नाइपर लेडी के पीछे थे। सीन शिफ्ट होता है होगमा क्लैन बिल्डिंग पर, जहां नए पावरफुल हंटर को कैसे हैंडल करें इस पर बात हो रही होती है। बी रैंक असैसिन लेडी की मरने की बात सुनकर स्याको कहता है उसे भूल जाओ। विलन वाली मुस्कान के साथ वो रैंकिंग टेस्ट सैबोटाज करने का आइडिया देता है। ये कहकर वो वाटर टैंक में खड़े ए रैंक पंक जिनॉल की तरफ मुड़कर पूछता है क्या वो रेडी है। वो कहता है वो हमेशा से रेडी था। एक साइंटिस्ट उसे एक मिस्टीरियस सीरम देने की तैयारी करता है। सैडिस्टिक स्माइल के साथ स्याको उसे वॉर्न करता है कि उससे दिमाग तोड़ देने वाला दर्द होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली कहता है जब से ज्वाइन किया तब से प्रिपेयर था। स्याको के सिग्नल मिलते ही मैड साइंटिस्ट प्रोसेस शुरू करता है। पानी में बबल्स फटने लगते हैं और जिंगल की वेन्स डाइविंग सूट के अंदर से उभरने लगती हैं। दांत भींचकर उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वेन्स पर मैजिकल एनर्जी चमकने लगती है। अचानक साइंटिस्ट घबराकर कहता है अगर प्रोसेस चलता रहा तो वो मर सकता है, लेकिन स्याको बिल्कुल काम रहता है और कहता है वो इतना वीक बंदा रिक्रूट ही नहीं करता। जब 90% सीरम इंजेक्ट हो जाता है तो जिंजल दर्द में चीखने लगता है और उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। तभी उसका हार्ट रेट फ्लैट लाइन हो जाता है। जिंजल बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और साइंटिस्ट कहता है वो मर गया, लेकिन स्याको उसे चुप रहने को कहता है। अचानक ए लैंकर के हाथ हिलने लगते हैं और साइंटिस्ट शॉक में रह जाता है जब उसका हार्ट दोबारा धड़कने लगता है। अब चमकती हुई ग्रीन आंखों के साथ जिंजल एक पावरफुल पंच में टैंक तोड़कर बाहर आ जाता है। उसके बॉडी से एनर्जी फूट रही होती है। स्याको क्रीपी स्माइल के साथ उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और आने वाले दिनों में उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड होता है। इधर हमारा प्रोटैगनिस्ट रूफ पर चान्हो से चैट कर रहा होता है। दोस्त कहता है उसे एसोसिएशन का इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। ये पढ़कर वो खुद एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक स्टिक पकड़कर हमारा लड़का एक ओपी लूप होल डिस्कवर करता है, इनविजिबल हेल आर्मर। जब उसे पता चलता है आर्मर इनविजिबल है तो जजमेंट डैगर इन्वेंट्री से निकालता है। सिस्टम को कमांड देकर वो वुडन स्टिक को डैगर के रूप में रिकॉग्नाइज करवाता है और असली वेपन गायब हो जाता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि स्टिक अब डैगर से ओवरराइट हो चुकी है। अब हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट की तरह एक छोटी सी वॉन्ड से वो डिसमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये उसे एक नया आइडिया देता है, तो वो फिर से पैंथियन में एंटर करता है और इस बार फ्लेम किंग की टेरिटरी में कदम रखता है। वहां दोबारा आकर वो अपनी डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करता है। अचानक ऑर्गिल के सर्वेंट्स की पूरी आर्मी बर्फ जैसी सफेद आर्मर पहने लाल आंखों वाले वुल्व्स उसे घेर लेती है। सिस्टम तुरंत एक क्वेस्ट देता है उनमें से 1000 को गिराने का। बदले में उसे मिलने वाली वेपन हेलफायर ग्रेट सोर्ड का आधा हिस्सा। हमारा हीरो अपना हाथ काटकर खून बहाता है, ये सोचकर नाराज कि इतने छोटे दुश्मनों के लिए सोल प्रिजन यूज करना पड़ेगा। एक वुल्फ तुरंत उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह रहता है और अपनी किलिंग स्प्री शुरू करने को रेडी हो जाता है। अपनी इनसेन स्पीड और फ्लाइंग डैगर के साथ वो इन हेवी आर्मर्ड वुल्फ्स को बटर की तरह काटने लगता है। 33 गिरे हुए सोल्जर्स को कंट्रोल में लेकर वो उन्हें कॉप्स प्रिजन से समन करता है। फिर से वुल्फ्स का झुंड उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार उनके ही जैसे शैडोज उनके सर कुचल देते हैं। ऑर्किल की आर्मी कंफ्यूजन में जम जाती है जब उनके एग्जैक्ट रेप्लिकाज जमीन से निकलकर खड़े हो जाते हैं। अपने मास्टर के कमांड पर शैडो आर्मी उनकी जगह लड़ने लगती है। दोनों तरफ से खूनी टकराव शुरू होता है और हेल का रूलर आराम से स्मोक निकाल लेता है,
लेकिन तुरंत खांस कर उसे फेंक देता है। ये समझ नहीं पाता चन हो कैसे इस घटिया चीज का मजा लेता है। थोड़ी देर में एक दुश्मन उसकी मिनियन आर्मी को चीर कर उसके पास पहुंचता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही शैडो आर्म्स उसे पीछे से पकड़ लेती हैं जब वो रीजनरेट कर रहा होता है। हेल का रूलर इस मोमेंट का मजा लेता है, अपने फियरलेस और अनडाइंग मिनियंस को काम करते देखकर। फिर भी स्लो प्रोग्रेस से तंग आकर उसे याद आता है कि वेपन तक पहुंचने के बीच एक और क्वेस्ट है। एक फायरी ऑरा उसके अराउंड फैल जाता है और वो जमीन को किक करके पटाखे की तरह आसमान में शूट हो जाता है। उसे लगता है इन दुश्मनों पर 2 घंटे बर्बाद करना बेकार है। वो डिसाइड करता है एक ही बार में सब खत्म करे। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो रॉकेट स्पीड से नीचे गिरता है। एक ब्लाइंडिंग गोल्डन कॉमेट डेजर्ट प्लेन्स पर गिरता है और एक जबरदस्त शॉकवेव के साथ सारे मॉन्स्टर्स को मिटा देता है। सीन सोल क्लैन HQ में शिफ्ट होता है, जहां सैमुराई लेडी शिन चोयोंग एक पर्पल डमी मॉन्स्टर को काट कर प्रैक्टिस कर रही होती है। सिमुलेशन खत्म होने पर ग्लास के पीछे खड़े 2 आदमी उसकी एबिलिटीज असेस करते हैं। सोल क्लैन लीडर हैंग जून योंग कहता है उसने कुछ डेंजरस हैबिट्स डेवलप कर ली हैं। डिपार्टमेंट हेड कहता है 10 दिन में ये फ्लॉ सुधारा जा सकता है, तो क्लैन लीडर ऑर्डर देता है उसकी सिमुलेशंस की डिफिकल्टी बढ़ाओ, क्योंकि उन्हें हुंगमा क्लैन के मैड डॉग को हराना है। चश्मा एडजस्ट करते हुए डिपार्टमेंट हेड पूछता है क्या वो गिंजियोल की बात कर रहा है। लीडर कहता है चोयोंग अनबीटेबल होती अगर हुंगमा क्लैन का एस ना होता। गुस्से में वो उनकी डर्टी टैक्टिक्स को कर्स करता है। डिपार्टमेंट हेड उसे शांत करने की कोशिश करता है और पुरानी बैन की याद दिलाता है, लेकिन जून योंग कहता है हुंगमा हमेशा की तरह इस कंपटीशन में भी गंदी चालें चलेगा। डिपार्टमेंट हेड कहता है फाइनल स्टेज तो चोयोंग और गिंचियोल के बीच ही होगी, लेकिन स्मार्ट क्लैन लीडर कहता है ये तभी होगा अगर कोई और मॉन्स्ट्रस अंडरडॉग सामने ना आए। इस बीच हमारे हीरो को डेमन्स के मैसेजेस मिलते रहते हैं, क्वेस्ट एंड होने पर ग्रैटिट्यूड के। अनॉयन होकर वो कॉप्सिस पर बैठकर स्मोक करता हुआ कहता है सिस्टम में म्यूट बटन होना चाहिए। एक आधा मरा वुल्फ ग्राउल करता है तो वो उसे चुप रहने को बोलकर एक स्टैब में उसकी जान ले लेता है। यही उसका 1000वां किल होता है और उसे हेलफायर ग्रेट सोर्ड का आधा हिस्सा मिल जाता है। दुश्मनों की सोल्स एक ऑर्ब में जमा होने लगती हैं और एक स्पेशल आइटम बन जाता है। पढ़कर पता चलता है इसे एक ऑल्टर पर चढ़ाना होगा। डेमन लॉर्ड को पसंद नहीं आता उसे किसी पेजेंट की तरह ऑल्टर ढूंढना पड़े, लेकिन जैसे ही वो सोल स्टोन उठाता है एक जायंट स्ट्रक्चर जमीन से निकाल आता है और काम आसान हो जाता है। अब ग्रेट सोर्ड के सेकंड क्वेस्ट की शुरुआत होती है। उसे सोल स्टोन ऑफर करना होगा और गार्डियन सर्पेंट द्वारा पहचाना जाना होगा। वो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोन को सैक्रिफिशियल बोल में डाल देता है। तुरंत एक जाइगैंटिक स्नेक समन हो जाता है। आंखें सिकोड़कर हमारा लड़का उससे स्टेयर डाउन करता है। तब एक पैनल आता है जिसमें विक्ट्री कंडीशन होती है उसके सवालों का जवाब देना। डेमन किंग हैरान हो जाता है और क्विज देने वाली बात पर स्कॉफ करता है। वो सीधा स्नेक को क्वेश्चन पूछने को बोलता है, लेकिन जो आवाज निकलती है वो डबल स्पीड चाइनीज रैप से भी ज्यादा बेकार लगती है। फ्रस्ट्रेशन में वो सीधा डैगर उसकी आंख में घुसा देता है। स्नेक दर्द में चीखता है, लेकिन वो रुकता नहीं। दूसरी तरफ इशारा करके डैगर उसके दूसरे आंख से बाहर निकाल देता है। डैगर वापस बुलाकर वो रेज में सर्पेंट पर टूट पड़ता है और सिस्टम पर गुस्सा करता है, जैसे वो सोच रहा हो वो सॉफ्ट हो गया है। उसे चैलेंज करता है अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए और बार बार उसका सर पीटता है। सर्पेंट का सर मफिन की तरह फूल जाता है और फिर फट जाता है और हमारा हीरो उसके खून में नहा जाता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से उसे ये फाइट सस्पिशियसली ईजी लगती है। मुड़कर वो रीजनरेट होने वाले एंशिएंट पैटर्न को पहचान लेता है। कॉन्फिडेंट होकर वो बीस्ट को अटैक करने को बुलाता है। स्नेक मुंह खोलकर उस पर झपटता है और उसे अपने जबड़े में पकड़ लेता है। अंदर ब्लू रीजनरेशन फ्लेम जल रही होती है, लेकिन हमारा हीरो सब समझ चुका होता है। वो सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। स्नेक कंफ्यूज्ड होकर सर हिलाता है। तभी उसकी प्यूपल्स फट जाती हैं और वो उसे उल्टी कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एपिक लैंडिंग करता है और उसके हाथ में एक फायरी ब्लू वेपन होता है, हेल फायर ग्रेट सोर्ड। सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन कहता है स्किल्स अभी सील्ड रहेंगी जब तक क्वेस्ट कंप्लीट ना हो। फिर भी वो कहता है इतना ही काफी है इस बड़े वर्म को हराने के लिए। वो ग्रेट सोर्ड को दोनों हाथों से पकड़कर सर्पेंट पर वार करता है। आग जैसी एनर्जी सर से पूंछ तक दौड़ती है और बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। क्वेस्ट यहीं खत्म हो जाता है। स्नेक जिंदा नहीं तो आंसर सुन नहीं सकता। पूरी एक्टिव ग्रेट सोर्ड को पकड़कर डेमन किंग पागल सी स्माइल देता है और अगले स्टेप का इंतजार करता है। तब एक पैनल अनाउंस करता है ट्रायल ऑफ स्कॉर्चिंग फायर।
उसे 10 दिन तक जलती हुई एगनी झेलनी होगी वेपन को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए। आग उसे घेर लेती है, लेकिन वो बिल्कुल काम रहता है। वो सोर्ड को कमांड देता है जलना बंद करे और अपने राइटफुल ओनर को ना जलाए, लेकिन टाइमर चल रहा होता है। सोर्ड से भी ज्यादा फायरी एटीट्यूड में वो फ्लेम किंग को होश में आने को कहता है और तुरंत टाइमर 0 हो जाता है। सोर्ड अपने मास्टर से माफी मांगता है। ये देखकर वो शांत हो जाता है और अपने पुराने पार्टनर को ग्रीट करता है, क्योंकि सब डेमन्स को हेल के फाइनल डेस्टिनेशन में भेज दिया गया था उसके जाने के बाद। उसके डिपार्चर के बाद हेल में क्योस मच गया था। हमारा हीरो रिलीव्ड होता है कि उसे उस खतरनाक जगह वापस जाए बिना अपना वेपन मिल गया। डेमन सोर्ड कहता है वो अपने रूलर का इंतजार कर रहा था, जिससे वो सोचता है कहीं उसका पार्टनर उससे नाराज तो नहीं। फ्लेम किंग कहता है वो उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उससे करता है जो उसके बाद हुआ। कंफ्यूज्ड होकर मोनार्क उसे डिटेल में बताने को कहता है। सोर्ड बताता है हेवनली बीइंग्स ने रूलर की एब्सेंस में हेल पर हमला किया और सब डेमन्स को सील करके पैंडेमोनियम में भेज दिया। वो कहता है वो खुद स्नेक के अंदर छुपकर बच गया और अपने लॉर्ड का इंतजार करता रहा। वो पूछता है वो वापस क्यों आया। हमारा लड़का कहता है वक्त आने पर बताएगा। फिर वो सब्जेक्ट बदलकर सोल से गिरे एनर्जी ऑब के बारे में पूछता है। फ्लेम किंग वॉर्न करता है और कहता है उसने सेम एनर्जी हेवनली बीइंग से महसूस की थी। जरा सा अनईजी होते हुए भी हेल का रूलर हाथ उठाकर ऑर्ब एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सोचकर सिस्टम फेक रिवॉर्ड नहीं देगा। पैनल आता है जिसमें लिखा होता है एक और ऑर्ब चाहिए एक हिडन एरिया एक्सेस करने के लिए। जब पूछा जाता है क्या वो अर्थ वापस जाएगा, वो कहता है अभी और रिवॉर्ड्स लेने बाकी हैं। अर्थ पर सोल क्लैन का एक एम्प्लॉई चन्हो से वायरल मैसेकर वीडियो पर बात कर रहा होता है और चन्हो ऑकवर्डली अपने दोस्त की आइडेंटिटी छुपा रहा होता है। तभी डायरेक्टर आता है और उसे प्राइवेट बात के लिए बुलाता है। चन्हो पूछता है उसे ही क्यों बुलाया गया। डायरेक्टर कहता है बस साथ में स्मोक एंजॉय करना है। रूफटॉप पर सिगरेट शेयर करते हुए वो पूछता है क्या चन्हो वाकई मैसेकर के सेंटर में था। चन्हो समझ जाता है वो इनफेमस अवेकेंड को रिक्रूट करना चाहता है। दोस्त को बचाने के लिए वो कहता है कुछ खास नहीं हुआ। डायरेक्टर फिलोसॉफिकल टोन में कहता है वो किसी भी प्राइस पर उस लड़के को रिक्रूट करेगा। चन्हो ऑकवर्ड स्माइल देता है और बात को चोयोंग की तरफ मोड़ देता है। ये सुनकर डायरेक्टर चुप हो जाता है। जब चन्हो दोबारा पूछता है तो वो कहता है वो लड़की खुद को बहुत पुश कर रही है। डिसाओ के लाइसेंसिंग केस से 7 दिन पहले चोयोंग सोल क्लैन HQ में सबसे टफ सिमुलेशन में ट्रेनिंग करती दिखती है। बी रैंक सैमुराई लेडी प्रैक्टिस डमीज को अपीयर होते ही काट देती है, लेकिन जब ज्यादा दुश्मन उसे घेर लेते हैं तो वो ओवरवेल्म हो जाती है और एक डमी उसके कंधे को काट लेता है। इसी वक्त डायरेक्टर तुरंत सिमुलेशन बंद कर देता है। चौंक कर चोयोंग उसे रुकने और एक और चांस देने की भीख मांगती है, लेकिन जैसे ही एनिमीज गायब हो जाते हैं वो क्लैन लीडर की तरफ मुड़कर उसे अपनी परफॉर्मेंस पर बात करते हुए सुनती है। फ्रस्ट्रेशन में चोयोंग कहती है अगर उसे और मौका मिलता तो वो बेटर करती। शांत अंदाज में जुनयोंग कहता है वो खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। इस पर चोयोंग कंप्लेन करती है कि वो हमेशा उसे एनकरेज करता था, जो चाहे हासिल करने के लिए चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। अपना काम टोन बनाए रखते हुए क्लैन लीडर कहता है कि ये एडवाइस सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए थी। थोड़ी सी सरकाज़म के साथ चोयोंग कहती है उसे अपनी बॉडी की लिमिट्स उससे ज्यादा अच्छे से पता है और इंसिस्ट करती है कि उसने कुछ ओवर नहीं किया। जुनयोंग अब थोड़ा सरकास्टिक होकर पूछता है क्या उसे लगता है वो खुद को एक AI से ज्यादा जानती है। वो उसे कहता है अपनी करंट मेंटल स्टेट को नॉर्मल स्टेट से कंपेयर करे। जब वो अपना हेवायर ग्राफ देखती है तो चोयोंग रिग्रेटफुली अपनी गलती मान लेती है। जुनयोंग दांत भींचकर पूछता है क्या उसे अभी तक AI द्वारा फ्लैग की गई अब नॉर्मल मेंटल स्टेट नजर नहीं आई, लेकिन वो उदास टोन में कहती है सब टॉप 5 में पहुंचने के लिए है। ये सुनकर क्लैन लीडर उससे पूछता है क्या उसका असली मोटिव रैंक अप करना है, क्या वो A रैंक गेट्स तक पहुंचना चाहती है जहां उसे ज्यादा ग्लोरी और पैसा मिल सके। लेकिन चोयोंग बॉटल इतनी जोर से पकड़ती है कि वो टूट जाती है और होंठ दबाते हुए कहती है उसकी इच्छा पैसा या फेम नहीं बल्कि दुनिया के सब मॉन्स्टर्स को मिटा देना है। 2 दिन बाद होंगमा क्लैन बिल्डिंग में स्योकू एक हेवीली सिक्योर्ड एरिया में जाता है। अपने फिंगरप्रिंट्स से वो हाई सिक्योरिटी डोर खोलता है जो धीरे से खुलता है और एक मिस्टीरियस रूम दिखाता है। बुरी स्मेल से परेशान होते हुए स्योकू देखता है उसका सब्जेक्ट सरप्राइजिंगली ठीक चल रहा है। वेंटिलेशन और लाइटिंग चेंज करने की बात करते हुए उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो झुककर लाश खा रहा होता है। जिन स्कोल कच्चा गोश्त चबाते हुए जानवर की तरह उसे घूरता है जो उसके बारे में बोल रहा होता है। स्योकू बिल्कुल बेपरवाह रहकर कैजुअली कहता है ए रैंकर को खाते रहना चाहिए और अच्छे से रेस्ट करना चाहिए ताकि मॉन्स्टर सेरम काम करता रहे। खून में डूबे डेमोनिक हंटर को देखकर वो लॉन्ग हेयर्ड साइको कहता है वो एक्साइटेड है कि उसका पेट लाइसेंसिंग टेस्ट का स्टार बनेगा। ऐसे ही 2 और दिन बीत जाते हैं। हमारा प्रोटैगोनिस्ट पैंथियन में क्वेस्ट्स ग्राइंड करके अपनी पावर बढ़ाता रहता है।
जब फ्लेम किंग पूछता है वो हेल से कब निकलेंगे, तो एब्सोल्यूट रूलर कहता है अब वक्त आ गया है। आखिरी 3 दिन भी निकल जाते हैं और टेस्ट का दिन आ जाता है। अरीना में कमेंटेटर अनाउंस करता है कि हर साल ज्यादा लोग अवेकन हो रहे हैं और कंपटीशन इंटेंस होता जा रहा है। जर्नलिस्ट कैंडिडेट्स की फोटोज खींच रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक स्लीक व्हाइट लैम्बोर्गिनी आती है। क्राउड तुरंत उसके ओनर को पहचान लेता है और होंगमा क्लैन के 2 स्टार्स को ग्रीट करने दौड़ पड़ता है। एक जर्नलिस्ट सबसे पहले स्योकू का इंटरव्यू लेती है और सीधा पूछती है चीटिंग बैन के बाद 2 साल बाद वापस आने पर उसे कैसा लग रहा है। अंदर ही अंदर इरिटेट होते हुए स्योकू कामली कहता है उसे पुराने सो कॉल्ड एक्सीडेंट पर रिग्रेट है। एक और जर्नलिस्ट उसे टॉन्ट करता है और कहता है वो जिम्मेदारी से बच रहा है। स्योकू बिल्कुल अनफेज्ड रहकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कॉन्फिडेंटली कहता है इस बार सब फेयर होगा। इतना कहकर वो दोनों स्टेडियम में चले जाते हैं। क्रिटिसिज्म से इरिटेट जिनशियल गुस्से में होता है और कहता है स्योकू को जवाब देना चाहिए था, लेकिन स्योकू उसे शांत रहने को कहता है और एंजॉय करने को बोलता है। साथ ही वॉर्न करता है इमोशनल ना हो और कॉशियस रहें, क्योंकि वो दूसरा बैन अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी बात एक बड़ा आदमी सफेद कपड़ों में सुन लेता है। होंगमा लीडर तुरंत उस हेविली डिस्गाइज्ड सिलुएट को पहचान लेता है जो सोल क्लैन लीडर जुनयोंग होता है। वो उसे टॉन्ट करता है, कहता है वो गोरिल्ला जैसा लग रहा है, लेकिन ओल्ड मैन कहता है पपराजी से बचने का तरीका है। जुनयोंग तुरंत जवाब देता है उसे किसी की तरह फेम दिखाना पसंद नहीं। टोपी झुकाकर वो जिनशो की ऑरा एनालाइज करता है और तुरंत समझ जाता है ये अब नॉर्मल है जो क्लेवरली छुपाई गई है। स्मग ग्रिन के साथ स्योकू ब्रैग करने लगता है और कहता है जुनयोंग अपने कैंडिडेट पर काफी फोकस कर रहा है, लेकिन ओल्ड मैन मजाक में कहता है उम्मीद है इस बार कोई चीटर नहीं लाया होगा। तेज बातचीत के बाद होंगमा मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। जिनशील कंप्लेन करता है सोल क्लैन लीडर उसे क्रीप की तरह देख रहा था, लेकिन स्योकू उसे इग्नोर करने को कहता है और उसका ध्यान रियल टारगेट पर लाता है जो पास से गुजरती शिन चोयोंग होती है। जिनशो उसे घूर कर कहता है उसे गिराना आसान होगा, लेकिन स्योकू वार्न करता है उसे अंडर एस्टिमेट ना करें क्योंकि सोल क्लैन लीडर ने उसे अच्छे से ट्रेन किया है। ये सुनकर जिनशियल और एक्साइटेड हो जाता है और उसका गंदा चेहरा और ट्विस्टेड हो जाता है। जुनयोंग दूर से जियाल को ऑब्जर्व करता रहता है और समझने की कोशिश करता है होंगमा क्या प्लान कर रहा है। तभी उसका ध्यान अचानक किसी और पर पड़ता है। डीसंग अराइव करता है और उसके अराउंड मॉन्स्ट्रस ऑरा फैल रही होती है। जैसे ही वो पास से गुजरता है सोल क्लैन लीडर कांप जाता है उस डार्क एनर्जी से शॉक होकर। हैरान होकर चोयोंग पूछती है क्या हुआ। जुनयोंग उसे कॉशियस रहने को कहता है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है वो होंगमा क्लैन को कोई ट्रिक नहीं करने देगी, लेकिन जुनयोंग आंखें सिकोड़कर कहता है वो होंगमा से नहीं बल्कि उस दूसरे आदमी से ज्यादा परेशान है जो अभी गुजरा था। 30 मिनट बाकी होने पर अनाउंसमेंट होती है कि सब कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल 3 में इकट्ठा हों। फिनिश कॉल करके हमारा हीरो फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और एक वेंडिंग मशीन जैसी स्टेशन से स्पेशल यूनिफॉर्म ले लेता है। नए साइबर पंक स्टाइल सूट्स में सब कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग हमारा ग्रमलिंग गाइजर एग्जाम हॉल में जमा हो जाते हैं। बुढ़ा आदमी प्राउडली याद करता है कैसे उसने हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स करके एंट्री ली। अब वो डिसाइड करता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को हराएगा क्योंकि उसने उसके सर को छुआ था, लेकिन तभी एक बड़ा आदमी उसे खोपड़ी से पकड़कर साइड में हटा देता है और वो चुपचाप अपनी रिवेंज भूल जाता है। इस दौरान हमारा बंदा अपने नए सूट में एंट्री करता है, सबको डोमिनेट करने के लिए रेडी। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है कंपेटिटर्स अरीना में इकट्ठा होते हैं जहां ऊपर से पर्पल रिंग्स नीचे आती हैं। सुपरवाइजर क्राउड को ग्रीट करके एक्सप्लेन करता है कि ये रिंग्स गेट के 3 फ्लोर्स रिप्रेजेंट करती हैं जो लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। हर फ्लोर का अलग इन्वायरमेंट और क्लियर कंडीशन होगा। पार्टिसिपेंट्स में फुसफुस शुरू हो जाती है। तभी घोस्ट जैसा पेल लड़का पूछता है वेपन्स कब मिलेंगे। सुपरवाइजर तुरंत कहता है कोई वेपन नहीं दिया जाएगा और सूट्स के अलावा कोई इक्विपमेंट अलाउड नहीं। ये सुनते ही सब कंप्लेन करने लगते हैं क्योंकि बिना वेपन्स के कैसे लड़ेंगे। तब ये क्यूट एआई होलोग्राम अपीयर होती है जो अनाउंस करती है वो सबकी प्रोग्रेस ट्रैक करेगी। वो चीयरफुल टोन में कहती है टेस्ट फाइटिंग एबिलिटी का नहीं बल्कि हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने की नेचुरल स्किल का है। ये सुनते ही गेट खुल जाता है और सब पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जो एक रेन फॉरेस्ट होता है। कुछ ही देर में सब पसीने में भीग जाते हैं और सांस लेने में स्ट्रगल करने लगते हैं। इस बीच एनालिस्ट कैमरा से देखते हुए एप्लीकेंट्स की लो क्वालिटी पर हंस रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं शायद सब फेल हो जाएं। तब एक मशरूम हेडेड बंदा चोयोंग को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो काम रहकर एनर्जी कंजर्व कर रही है और सब अपनी एस को अप्रिशिएट करते देख जुनयोंग सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराता है।